डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 61। लाश। राजा आकाश गुप्ता ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आखिरी समझदारी का इस्तेमाल किया, अपनी कमर से बचे हुए सभी थंडर स्काई टेलिस्मैन निकाले, साथ ही एश अर्थ फायर में लिपटी 3 एक्सप्लोसिव पिल भी निकाली और बिना पीछे देखे उन्हें अपने पीछे फेंक दिया। टेलिस्मैन और एक्सप्लोसिव पिल उसके पीछे फट गए, लेकिन इससे पहले कि धुआं छंटता, पीछे से एक धीमी गुर्राहट की आवाज़ आई। आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा बड़ा हाथ पीछे से आकाश गुप्ता के दिल को जोर से पकड़ रहा हो। उसका दिमाग अचानक बैठ गया और उसके विचार सुस्त हो गए। उसके पैर, जो अभी अभी बेतहाशा दौड़ रहे थे, बिना किसी वजह के रुक गए। ऐसा नहीं था कि वह रुकना चाहता था, उसका शरीर अब उसके हुक्म नहीं मान रहा था। मसल्स अकड़ गईं, जोड़ लॉक हो गए। घोर यूनिक्स्यू भी रुक गई। वह भी उसके पास खड़ी थी, वैसी ही जमी हुई, बस उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, जिससे एक हल्की, कांपती हुई आवाज़ निकल रही थी। ये लाशों का राजा है। उसकी आवाज़ लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। लाश का राजा। इसका इलाका असल में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज था और मौत का माहौल इस जगह को घेरे हुए था। ची रिफाइनमेंट स्टेज वालों से पहले यह एक राजा था। ची रिफाइनमेंट स्टेज के साधकों को चींटियों की तरह इसके दबाव में भागने का भी हक नहीं था। आकाश गुप्ता और गोर यूनिक्स्यू को समझ नहीं आ रहा था कि एक बुरी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ एक कॉप्स किंग को कैसे जिंदा करेगी। अब उन्हें बस अफसोस हो रहा था, अफसोस कि वे तुरंत भाग नहीं पाए। वह शव राजा अब उनके पीछे खड़ा था, धीरे धीरे अंधेरे से निकल रहा था, उछल रहा था, उछल रहा था, उछल रहा था। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिमाग पागलों की तरह उसके पैरों को भागने का आदेश दे रहा था, लेकिन उसके पैर हिले तक नहीं। हैरानी की बात है कि नाइट आउल पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वह इतना डर गया था कि वह अपने आप आकाश गुप्ता की कमर पर रखे जानवरों को काबू करने वाले बैग में घुस गया। आकाश गुप्ता के पास इसकी चिंता करने का समय नहीं था। दांत पीसते हुए उसने एश अर्थ फायर को एक्टिवेट किया। बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ। उसने उस अनोखी आग की एक लौ को अपनी दिव्य चेतना की जगह पर भेजा, जिससे उसकी दिव्य चेतना जल गई। तेज दर्द ने उसे तुरंत उस दबाव की कैद से आज़ाद कर दिया। आखिरकार उसका शरीर हिल पाया। तेज दर्द को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपने दिव्य चेतना स्थान से बची हुई सभी त्यान्यवान ब्लड बर्स्ट पिल निकालीं। उन सभी को अपने मुंह में डाला, चबाया और निगल लिया। जैसे ही गोलियां उसके पेट में गईं, उसका ऑरा तेजी से बढ़ गया। क्यूई कंडेंसेशन 11वीं लेयर, 12वीं लेयर, 13वीं लेयर। 13वीं लेयर के पीक पर मुश्किल से रुका। वह जानता था कि दवा का असर खत्म होने के बाद उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस समय उसे कोई परवाह नहीं थी। सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद वह बस बचने का एक छोटा सा मौका ढूंढ रहा था। उसने गोर यूनिक्सू को अपनी बाहों में उठाया और भागने लगा। अंधेरे से एक दिखाई न देने वाला हरा काला बड़ा हाथ बाहर निकला, जिसकी 5 उंगलियां लोहे के हुक जैसी थीं, जिसमें से सड़ी हुई बदबू और हड्डियां कंपा देने वाली ठंड आ रही थी, और उसने आकाश गुप्ता को उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ लिया। लाश राजा ने अपना हाथ घुमाया और आकाश गुप्ता को लगा कि उसका शरीर फेंका जा रहा है और माइन टनल की चट्टान की दीवार से जोर से टकराया है। बूम! कुचले हुए पत्थर उड़ रहे थे। चट्टान की दीवार में एक गड्ढा बन गया था और वह पत्थर में धंस गया था। उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बड़ी धार बह रही थी। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया, लेकिन लगभग उसी समय जालिम धधकते सूरज के शरीर ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया और उसकी खराब हड्डियां और मेरिडियन धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगे। लाश राजा ने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह चट्टान की दीवार की ओर बढ़ा। उसके कड़े हाथ 2 लोहे के हथौड़ों की तरह थे, सीधे आकाश गुप्ता की ओर टूट पड़े। आकाश गुप्ता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक तरफ से बच निकला। उसके दाहिने हाथ ने कमर से सांप की हड्डी वाली तलवार निकाल ली। उसने मूठ पकड़ ली, पूरी ताकत से वार किया और लाश राजा की बांह पर जोर से वार किया। क्लैंग! मेटल के टकराने जैसी एक जबरदस्त आवाज माइन टनल में गूंजी। चिंगारियां उड़ीं। सांप की हड्डी वाली तलवार टूट गई।
ब्लेड बीच से फट गया, उसका आधा हिस्सा उड़कर चट्टान की दीवार में धंस गया, गुनगुनाता और वाइब्रेट करता हुआ। कॉर्प्स किंग के हाथ पर सिर्फ एक हल्का सफ़ेद निशान रह गया था। आकाश गुप्ता ने टूटी हुई तलवार को देखा जो उसके हाथ में सिर्फ आधी बची थी, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। लाश राजा के कड़े हाथ फिर से घूमे। आकाश गुप्ता समय पर बच नहीं सका और सीधा सीने में लगा, उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया, माइन टनल में 10 मीटर से ज्यादा दूर तक लुढ़कता हुआ कोने पर चट्टान की दीवार से जोर से टकराया। उसका सांप की हड्डी का कवच टूट गया और उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। उसने उठने की कोशिश की, एक हाथ से खुद को संभाला और फिर फिसल गया। लाश राजा ने अपना मुंह खोला। नहीं, वह मुंह नहीं था, वह एक ब्लैक होल था। उसके गले के अंदर से एक काली लाश जैसा जहर निकला जो आकाश गुप्ता और गो यूनिक्स की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकाश गुप्ता ने अपने आप एश अर्थ फायर को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया और आग की लपटें अचानक भड़क उठीं, जिससे उसका पूरा शरीर घिर गया। लाश का जहर उस अनोखी आग से टकराया जिससे सिजलिंग आवाजें निकल रही थीं। आग की लपटों ने लाश के जहर को जला दिया, लेकिन बदबू अभी भी उसके नथुनों में थी, जिससे उसे जोर से खांसी आ रही थी। लेकिन गो यूनिक्स इतनी लकी नहीं थी। लाश के जहर का असर उसके शरीर पर पड़ा, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म खराब होने लगी और उसकी खुली स्किन पर काले बैंगनी धब्बे दिखने लगे। उसने दांत पीसकर अपनी छाती पर लगे जेड पेंडेंट में स्पिरिचुअल पावर डाली। जेड पेंडेंट बहुत चमक रहा था। ये कुछ ऐसा था जो उसके दादाजी ने उसकी जान बचाने के लिए छोड़ा था। उसके दादाजी ने कहा, यह जेड पेंडेंट तुम्हारी जान बचा सकता है, लेकिन अगर तुम इसकी पावर का इस्तेमाल करोगी तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आउटडोर ट्रेनिंग भी फेल हो गई है। जेड पेंडेंट से एक हल्की हरी रोशनी निकली जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लाश का जहर हरी रोशनी से कुछ समय के लिए दब गया था और लाश राजा का दबाव भी इस समय कुछ समय के लिए अलग हो गया था। गो यूनिक्स का शरीर आखिरकार हिल सका। उसने गहरी सांस ली, कुछ कदम पीछे हटी, कॉर्प्स किंग से दूरी बनाई, फिर हाथ की सील बनाई और उसके चारों ओर पानी की भाप जमने लगी। प्लेन मेड ड्यू तकनीक पूर्ण शक्ति। उसके चारों ओर पानी का एक बड़ा गोला जमा हो गया, पानी की लहरें बह रही थीं और उसके शरीर को घेर रही थीं। पिछली बार सप्लीमेंट्री एग्जाम के दौरान उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उसने नियमों का पालन किया, अपनी साधना तकनीक की तेजी को मिलियन युआन की लिमिट में रखा। लेकिन इस बार कोई रोक नहीं थी। जेड पेंडेंट में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल सागर की तरह लगातार उसके शरीर में भर रही थी। पानी का गोला धीरे धीरे फैल गया। लहरों से एक समझदार गो यूनिक्स निकला। उसका चेहरा बेमिसाल खूबसूरत था और उसकी आंखों से लड़कियों जैसी मासूमियत गायब हो गई थी। उसके लंबे बाल स्याही जैसे थे, उसकी स्किन बर्फ जैसी थी और उसकी कभी अच्छी तरह से फिट होने वाली स्कूल यूनिफॉर्म अप टाइट थी, जो उसके भरे हुए फिगर से खींची हुई थी और एकदम घुटने वाली मैच्योर सुंदरता दिखा रही थी। हरी कमल की तलवार पकड़े हुए उसने आकाश गुप्ता को देखा, खून से लथपथ और बुरी तरह घायल। गो यूनिक्स का दिल बेकाबू गुस्से से भर गया और वह सीधे कॉर्प्स किंग पर टूट पड़ी। तलवार की एनर्जी ने अंधेरे में चांदी सफ़ेद रंग का आग बनाया और हरे कमल की तलवार की धार सीधे कॉर्प्स किंग के कंधे के सॉकेट में घुस गई। तलवार की नोक फंसने से पहले करीब 1 इंच अंदर तक घुस गई। धार मजबूती से जकड़ी हुई थी। उसने दांत भींचे, मूठ को जोर से घुमाया और धार कॉर्प्स किंग के शरीर में घूमने लगी, जिससे काला बैंगनी मवाद और खून निकलने लगा। बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। लाश राजा ने धीमी दहाड़ लगाई और उसके कड़े बड़े हाथ ने उस पर वार किया। गो यूनिक्स ने उसका सामना नहीं किया। उसने मूठ छोड़ी और तेजी से पीछे हट गई। हरी कमल की तलवार अभी भी कॉर्प्स किंग में फंसी हुई थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। कॉर्प्स किंग की बड़ी हथेली लगभग उसके शरीर से टकरा गई थी। आकाश गुप्ता अपनी टूटी हुई तलवार के सहारे खड़ा हो गया। बहुत ज्यादा दर्द लहरों की तरह बढ़ रहा था, लेकिन उसे अब इसकी परवाह नहीं थी। उसने टूटी हुई तलवार फेंक दी, फुडिंग भट्टी निकाली और उसे जोर से कॉर्प्स किंग की छाती पर मारा। क्लैंग। माइन टनल में मेटल के टकराने जैसी एक बहुत बड़ी आवाज आई और चिंगारियां उड़ने लगीं। लाश राजा बिना हिले डुले खड़ा रहा। गो यूनिक्स ने अपने दांत पीस लिए और सीधे हरे कमल की तलवार को सक्रिय कर दिया। आत्मविनाश। बूम। लाश राजा के शरीर के अंदर 7 रंगों वाली दिव्य रोशनी फूट पड़ी, जैसे अंधेरे में कोई हरा कमल खिल रहा हो। उसकी पंखुड़ियां परतदार थीं, हर पंखुड़ी एक तलवार की तरह थी, जो लाश राजा के शरीर के अंदर से बाहर की ओर निकल रही थी। लाश राजा ने ऐसी चीख मारी जैसी उसने पहले कभी नहीं मारी थी। उसकी छाती में मुट्ठी जितना छेद हो गया और काला बैंगनी मवाद और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। आकाश गुप्ता ने ये पल बर्बाद नहीं किया। उसने अपने दिव्य चेतना स्पेस से अपनी बची हुई सभी एक्सप्लोसिव पिल निकाली। कॉर्प्स किंग के सैन्य में काले खून बहने वाले छेद पर निशाना साधा। बूम 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 बूम। कॉर्प्स किंग के शरीर के अंदर लगातार धमाके हो रहे थे, लेकिन वह फिर भी नहीं गिरा। अनगिनत काली पारदर्शी परछाइयां, यिंग घोस्ट रेमनेंट सोल्स, घाव से बाहर निकलने लगीं।
वे कॉर्प्स किंग के शरीर के अंदर से निकल रही थीं, एसेंस ब्लड और सोल बॉडीज जिन्हें उसने खा लिया था, घनी होकर सभी दिशाओं में बिखर रही थीं। नाइट आउल अचानक आकाश गुप्ता की कमर पर रखे जानवरों को काबू करने वाले बैग से बाहर निकल आया। वह पहले की तरह डर से कांप नहीं रहा था, उसके पंख खड़े हो गए थे और उसने अपना मुंह वैक्यूम क्लीनर की तरह खोला, उन आत्माओं को पागलों की तरह निगल रहा था। 1, 2, 10, 100 उन सबको सोख रहा था। लाश राजा की मुश्किलें धीमी होने लगीं। जैसे जैसे उसके अंदर की आत्माएं नाइट आउल में लगातार समाती गईं, उसकी ताकत तेजी से कम होती गई। उसकी छाती के छेद से अब खून नहीं बह रहा था और उसके कड़े हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, जैसे कोई भूसी हो जिससे आत्मा निकाली गई हो, अपनी जगह पर खड़ी होकर हिल रही हो। अध्याय 62 प्रस्थान। आकाश गुप्ता ने बहुत ज्यादा त्यानयुवान ब्लड बर्स्ट पिल निगल ली थीं। जैसे ही दवा की ताकत कम हुई, उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से खाली हो गया हो। वह तुरंत बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। उसकी सांस अभी भी चल रही थी, हालांकि वह कमजोर और कमजोर थी। घो यूनक्स्यू खड़ी हुई, उसकी सांस चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। वह अभी भी जिंदा था। उसने राहत की सांस ली, उसे जमीन से खींचने के लिए नीचे झुकी, उसे अपने कंधे पर उठाया और एक एक कदम करके बाहर की ओर चली गई। उसके पीछे माइन टनल में कॉर्प्स किंग अभी भी काला धुआं छोड़ रहा था। सड़न की तेज बदबू जले हुए मांस की गंध के साथ मिलकर नम हवा में फैल गई थी, जिससे गला रुंध जाता था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही उसके पास बचे हुए हिस्सों से निपटने के लिए कोई एक्स्ट्रा ताकत थी। इस समय उसके कंधे पर बैठा इंसान ही उसकी एकमात्र चिंता थी। कुछ मिनट चलने के बाद उसे एक छिपी हुई खदान की गुफा मिली और उसने आकाश गुप्ता को लिटा दिया। अब उसके पास प्लेन मेड इन ड्यू टेक्निक को जारी रखने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। जैसे ही टेक्निक खत्म हुई, उसका शरीर जल्दी से उस मैच्योर औरत के लुक से वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। एक पतली, दुबली, जवान लड़की का शरीर। हालांकि इसके बाद लाश का जहर फूट पड़ा, जिसे इस तकनीक से हमेशा के लिए दबा दिया गया था। वह फूट पड़ा। अपनी अभी की हालत में वह लाश का जहर साफ करने में पूरी तरह से लाचार थी। वह हौंफने लगी और उसकी आंखों, मुंह और नाक से काला खून बहने लगा। वह हाथ बढ़ाकर उसे पोंछना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके हाथ भी धीरे धीरे काले पड़ रहे थे और उसकी उंगलियों से तेज दर्द की लहरें निकल रही थीं। घो यूनक्स्यू का दिल धीरे धीरे बैठ गया। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि जहर पहले ही उसकी हड्डियों में गहराई तक समा चुका था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह वाटर स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा हुई थी और उसकी बनावट बहुत ज्यादा यिन और नर्म थी, जिससे वह लाश के जहर जैसी इन बुरी चीजों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। अब जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी, तो उसके पास लड़ने की भी जगह नहीं थी। इस छिपी हुई गुफा से माइनिंग एरिया के बाहर निकलने तक कम से कम कुछ घंटे पैदल चलने में लगेंगे। अभी की हालत में वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। एक बेहोश इंसान को गोद में लिए इस गहरी, अंधेरी माइन टनल से रेंगकर बाहर निकलना तो दूर की बात है। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह यहाँ से फिर कभी पैदल नहीं निकल पाएगी। घो यूनक्स्यू ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने गले से जेड पेंडेंट, जो बहुत पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और चमक खो चुका था, और हरी कमल की तलवार, जो अब सिर्फ मूठ रह गई थी, आकाश गुप्ता की कमर पर रखे स्टोरेज बैग में रख दी। ये सिर्फ 2 यादगार चीजें थीं जो वह पीछे छोड़ सकती थी। उसे कितनी उम्मीद थी कि जब वह जागेगा तो उसे भूलेगा नहीं। मैं यहाँ नहीं मर सकती। मैं उसे खुद को पूरी तरह से सड़ी हुई नहीं देखने दे सकती। मैं उसे खुद को इतना बदसूरत नहीं देखने दे सकती। उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने आंसू रोकने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से खुद को जमीन पर टिकाया, अपने अकड़े हुए शरीर को इंच इंच घसीटते हुए खदान की गुफा के बाहर की ओर रेंगती हुई गई। हर इंच हिलने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और उसके नीचे जमीन पर काला खून फैल गया था, जिससे निराशा का निशान बन गया था। वह बस उससे और दूर जाना चाहती थी, थोड़ा और दूर। वह डरी हुई थी कि जब वह जागेगा और उसकी सड़ी गली, बदबूदार लाश देखेगा तो उसे जरा भी नफरत महसूस होगी। अगर अगला जन्म हुआ तो मुझसे फिर से शादी कर लो। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। घो यूनक्स्यू अब रेंग नहीं पा रही थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई अंश नहीं बचा था, न ही जीवन शक्ति का कोई निशान था, न ही सांस का। आखिरकार उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। माइन टनल में बिना किसी वार्निंग के 3 लाइट पॉइंट दिखाई दिए, जो घो यूनक्स्यू के सामने रुक गए। लाइट धीरे धीरे एक जगह पर आई, जिससे 3 फिगर दिखाई दिए। तीनों ने एक जैसी सरकारी ड्रेस पहनी हुई थी। उनके आगे एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसके पीछे 2 जवान लड़के थे। अधेड़ उम्र की महिला ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह तेजी से घो यूनक्स्यू के पास गई, नीचे झुकी, उसकी नब्ज चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों की पुतलियां देखीं। घो यूनक्स्यू पहले ही बेहोश हो चुकी थी और उसकी स्किन पर काली बैंगनी लाश की जहर की नसें मकड़ी के जाले की तरह उसकी गर्दन तक फैल गई थीं। अधेड़ उम्र की उस औरत की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने धीरे से घो यूनक्स्यू को जमीन से उठाया। उसकी हरकतें अचानक से नर्म थीं। उसके पीछे खड़े युवक ने पहले ही फर्स्ट एड किट निकाल ली थी।
3 इमरजेंसी इंजेक्शन। उसने गुओ यूनेक्स्यू की गर्दन, कलाई और पिंडली में सुई चीख से डाली। जैसे ही दवा का इंजेक्शन लगा, गुओ यूनेक्स्यू का शरीर जोर से झटका लगा, जैसे उसे बिजली का कट लगा हो। फिर उसकी छाती, जो लगभग हिलना बंद हो गई थी, कमजोरी से ऊपर नीचे होने लगी और वह फिर से सांस लेने लगी। हमें इस आदमी को कैसे संभालना चाहिए? अधेड़ उम्र की महिला ने जवाब दिया, मिस गुओ के अलावा किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कर्म में दखल न दें, परेशानी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उस जवान आदमी ने सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाया और जमीन पर लगे खून के धब्बे मिट गए। उन तीनों के नीचे एक साथ हल्के नीले रंग की टेलीपोर्टेशन लाइट चमक उठी। चल दर। आकाश गुप्ता पूरे 2 महीने से ज्यादा समय तक बेहोश रहा और आखिरकार होश में आया। ये सब उसके अंदर के टायरेनिकल ब्लेजिंग सन बॉडी की वजह से हुआ, जो लगातार खुद को ठीक कर रहा था, नहीं तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। इन 2 से ज्यादा महीनों में उसका शरीर ऐसा लगा जैसे टूटकर फिर से जुड़ गया हो, एक जबरदस्त बदलाव से गुजर रहा हो। उसकी मसल्स ज्यादा टाइट हो गई थी, उसकी हड्डियां ज्यादा मजबूत हो गई थीं और उसकी सांस भी पहले से कई गुना ज्यादा गहरी हो गई थी। वह जिंदगी और मौत के बीच बार बार जूझता रहा, नर्क के दरवाजों से अंदर बाहर कूदता रहा और आखिर में बच निकला और अपने शरीर को पूरी तरह से नया बना लिया। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में आकाश गुप्ता की वाइल्ड बुल सेल्फ सेक्रीफाइस आर्ट ग्रेट कंप्लीशन स्टेज पर पहुंच गई थी। यह एक मर्दवादी सुधार था, दर्दनाक फिर भी आनंददायक, जो उसे नहीं मारता था, वह उसे केवल मजबूत और कठोर बनाता था। उन्होंने आसपास के इलाके में 2 बार खोज की, लेकिन गुओ यूनेक्स्यू का कोई पता नहीं चला। क्या वह बचाव के लिए पहले बाहर गई होगी? इसी समय नाइट आउल जानवरों को काबू में करने वाले बैग से बाहर निकला, जिस पर युन अक्षर की कढ़ाई थी, और वह लगातार कुक कर रहा था और अपना सिर हिला रहा था। आकाश गुप्ता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? वह कहाँ गई? नाइट आउल ने कुछ और बार जोर से आवाज निकाली। उसने 2 बार अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन आकाश गुप्ता को एक भी शब्द समझ नहीं आया। उसे जानवरों को काबू में करना बिल्कुल नहीं आता था और वह जानवरों की भाषा भी नहीं समझ सकता था। इसके अलावा ये नाइट आउल असल में एक जादुई चीज थी, कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं। आकाश गुप्ता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी चहचहाहट का क्या मतलब है। रात का उल्लू चिंतित था बैकवोटो। वह नीचे कूदा, जमीन पर गिरा और अपने पंख फैलाए। उसके काले पंखों के बीच से हल्की भूतिया नीली रोशनी निकल रही थी। वह उसके अंदर की आत्मा की शक्ति थी। उसने उस आत्मा की शक्ति को गाढ़ा कर दिया, उसे एक धुंधले भ्रम में बदल दिया। 3 लोग यूनिफॉर्म पहने हुए माइन टनल में दिखाई दिए। उनमें से एक ने गुओ यूनेक्स्यू को पकड़ा हुआ था और बाकी 2 पास में खड़े थे। तस्वीर बहुत धुंधली, चमकती हुई गुजरी। तुम्हारा मतलब है उसे 3 लोग ले गए थे? कम से कम ऐसा लग रहा था कि उन तीनों का कोई बुरा इरादा नहीं था। नाइट आउल ने सिर हिलाया। आकाश गुप्ता ने अपने शरीर की जांच की और पाया कि शू अक्षर की कड़ाई वाले स्टोरेज बैग में एक अतिरिक्त जेड पेंडेंट था, जिसे गुओ युनशु आमतौर पर पहनता था। साथ ही हरे कमल की तलवार का हैंडल भी था, जो खुद फट गई थी। क्या ये वही है जो उसने मेरे लिए छोड़ा है? आकाश गुप्ता ने जेड पेंडेंट और हरे कमल की तलवार की मूठ को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। उसने अपनी कलाई को छुआ। टर्मिनल अभी भी वहीं था, लेकिन स्क्रीन टुकड़ों में टूट गई थी और कितना भी दबाने पर भी काम नहीं कर रही थी। वह टूट गई थी। उसने उसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन 2 बार टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। वह पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसने अपना सिर घुमाकर अपने कंधे पर बैठे नाइट आउल को देखा। मैं कब से बेहोश हूँ? नाइट आउल ने सोचने के लिए अपना सिर झुकाया, उसके कंधे से नीचे कूदा और जमीन पर आ गिरा। उसने अपनी तेज चोंच से जमीन पर नंबर 2 बनाया। 2 दिन। आकाश गुप्ता ने भौहें चढ़ाईं। मैं असल में पूरे 2 दिन बेहोश रहा। नाइट आउल का इरादा था, भाई तुम 2 महीने से ज्यादा समय से बेहोश हो। अगर तुम अभी भी सांस नहीं ले रहे होते तो मुझे लगता कि तुम मर गए हो। आकाश गुप्ता ने कुछ क्यूई रिकवरी गोलियां खाईं और फिर निकल पड़ा, इस जगह से पहले निकलने का इरादा रखते हुए। अध्याय 63 घेराबंदी। आकाश गुप्ता आखिरकार खदान की गुफा से बाहर निकल आया। माइनिंग एरिया की जमीन पर सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वह बहुत देर तक अंधेरे में रहा था और अब उसे दिन और रात में फर्क नहीं पता चल रहा था। सूरज सिर के ऊपर लटका हुआ था और वह आंखें सिकोड़ रहा था। उसे एडजस्ट करने में काफी समय लगा। माइनिंग एरिया पहले से ही खाली था। मंथली एग्जाम टीमें बहुत पहले ही वापस चली गई थीं। सभी स्टूडेंट स्कूल लौट आए थे और टीचर लाई युनशु भी अब यहाँ नहीं थे। खदान के एंट्रेंस पर ताज़े फूलों के कई गुलदस्ते रखे गए थे, जिनकी पंखुड़ियां पहले से ही मुरझाई हुई थीं। आकाश गुप्ता ने कुछ सेकंड के लिए गुलदस्ते को देखा। उन्हें लगा कि वे काफ़ी अनोखे थे। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि बाहर के सभी लोग सोचते थे कि वह मर चुका है और इन फूलों का इस्तेमाल उसका शोक मनाने के लिए किया गया था। वह माइनिंग एरिया की सड़क पर बाहर की ओर चला गया और थोड़ी देर बाद उसे एक गार्ड मिला।
बूढ़ा आदमी अयस्क के ढेर के पास ऊँघ रहा था और कदमों की आहट सुनकर ही उसने अपनी आंखें खोली। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम उस लापता स्टूडेंट की तरह क्यों दिखते हो? तुम अभी मरे नहीं हो। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसके चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया, उसे सिर से पैर तक देखा। 2 महीने से ज्यादा हो गए, तुम कैसे बच गए? आकाश गुप्ता के कदम रुक गए। 2 महीने से ज्यादा? हाँ, सही, तुम 2 महीने से ज्यादा समय से गायब हो। बूढ़े आदमी ने उंगलियों पर गिना। तुम्हारे टीचर और तुम्हारी पत्नियां तुम्हें ढूंढने के लिए कई बार खदान की गुफा में गईं, बहुत रोती रहीं। बाद में सबको लगा कि तुम मर गए हो। आकाश गुप्ता ने मुड़कर अपने कंधे पर बैठे नाइट आउल को घूरा। उसे लगा कि वह उसके साथ धोखा कर गया है। ये 2 दिन नहीं थे, ये 2 महीने से ज्यादा का समय था। उसने गहरी सांस ली। वह पक्षी से बहस नहीं करना चाहता था। रात का उल्लू चौंक गया। बैककोट और आकाश गुप्ता दौड़कर स्कूल की तरफ पूरी रफ्तार से भागा। उन्हें सरप्राइज देने के इरादे से वे जरूर बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे। स्कूल तो वही था, लेकिन उसका स्टेटस लापता स्टूडेंट से बदलकर मृत स्टूडेंट हो गया था। 2 महीने से ज्यादा समय तक कोई खबर न होने पर उस खदान की गुफा जैसी जगह में फंसे क्यूई रिफाइनमेंट स्टेज के स्टूडेंट के बचने की कितनी उम्मीद थी। किसी ने यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन दिल से सब जानते थे। जब लोग चले जाते हैं तो चाय ठंडी हो जाती है। वह अभी गया भी नहीं था, फिर भी चाय ठंडी हो चुकी थी। डॉर्मेट्री के नीचे बहुत भीड़ जमा हो गई थी। शोर आधी बिल्डिंग दूर से भी सुना जा सकता था। तुम दोनों इस स्कूल से नहीं हो, तुरंत स्कूल से निकल जाओ। एक ऊंची आवाज में महिला की आवाज आई। वह सीढ़ियों पर हाथ बांधे खड़ी थी। उसके पीछे लोगों का एक काला समूह खड़ा था, पुरुष और महिलाएं दोनों। इन्हांसर क्लब, फीमेल कल्टीवेटर्स सोसाइटी और एडवेंचर सोसाइटी सभी वहां मौजूद थे। वजह का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। पहले आकाश गुप्ता कैंपस में गोलियां बेचता था, जिससे एनहेंसर क्लब की इनकम बहुत कम हो गई थी। बाकी 2 सोसाइटियों की बात करें तो आकाश गुप्ता ने पहले भी उन्हें नाराज किया था। इसलिए तीनों ग्रुप्स में बन गई और उन्होंने मिलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें क्या हक है? तुम बहुत आगे जा रहे हो। भीड़ के बीच से प्रेसिडेंट यू हुई की आवाज़ आई, जो गुस्से और शिकायत से भरी हुई थी। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। इस सोच के तहत कि आकाश गुप्ता मर चुका है, स्टडी साथी के तौर पर झाओ जिजी और झाओ ईरान का स्टेटस खत्म हो गया। वे स्कूल के छात्र नहीं थे, उनका कोई छात्र का दर्जा नहीं था, कोई समाज से जुड़ाव नहीं था, और उनके यहाँ रहने का एकमात्र कारण आकाश गुप्ता था। आकाश गुप्ता के जाने के बाद उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। कम से कम कुछ लोगों का तो यही मानना था। जब आकाश गुप्ता जिंदा थे तो उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब जब आकाश गुप्ता मर चुके हैं तो उन्हें किस बात का डर था? अगर वे आकाश गुप्ता को धमका नहीं सकते थे तो क्या वे उसकी पत्नियों को नहीं धमका सकते थे? आकाश गुप्ता तो पहले ही मर चुका है। तुम दोनों विधवाएं अभी भी स्कूल से चिपकी रहना चाहती हो और स्कूल नहीं छोड़ना चाहती। स्कूल के रिसोर्स का मजा ले रही हो, सपने देखती रहो। इन्हांसर क्लब का एक लड़का जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में इस दिन के इंतजार की खुशी थी। आकाश गुप्ता मरा नहीं है। भीड़ में से झाओ जिजी की आवाज आई, जिसमें एक सिसकी थी। वह डॉर्मेट्री के गेट पर खड़ी थी। 5 महीने की प्रेगनेंसी की वजह से उसका पेट पहले से ही फूला हुआ था। उसकी उंगलियां चटक रही थीं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से उसके बाल हल्के से उड़ रहे थे। जियोंग चुमो उसके पैरों के पास दुबका हुआ था। उसके गले से धीमी सिसकी निकल रही थी। झाओ ईरान उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में ताबीज़ों का ढेर था। आकाश गुप्ता मर गया है। उसे मरे हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। फीमेल कल्टीवेटर्स सोसाइटी की एक सीनियर स्टूडेंट ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा इंतजार करना बेकार है, वह वापस नहीं आएगा। उसने वादा किया था कि वह वापस आएगा। झाओ जिजी की आवाज़ कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि गुस्से को दबाने की वजह से। उसने कहा था कि वह ज़रूर वापस आएगा। प्रेसिडेंट यू हुई और लियू यिपाई उनके सामने खड़े थे। चारों लड़कियों ने तीनों सोसाइटियों के लोगों का सामना किया। चिल्लाने से उनकी आवाज़ पहले ही भारी हो गई थी। लियू यिपाई, तुम गद्दार हो, तुम्हें समाज से निकाल दिया गया है। तीनों सोसाइटियों के लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। कुछ के हाथों में डंडे थे, कुछ के हाथों में सांप की खाल के थैले थे। कबाड़ के लिए वे झाओ जिजी और झाओ ईरान का सामान पैक करके बाहर फेंकने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा करो, उन्हें बाहर निकालो। अब से स्कूल में कोई भी उन परफेक्ट पिल्स को रिफाइन नहीं कर पाएगा जिन्होंने उनका बिजनेस चुरा लिया था, और कोई भी फीमेल कल्टीवेटर सोसाइटी और एडवेंचर सोसाइटी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। झाओ जिजी के शरीर से इलेक्ट्रिक आर्क्स निकले और जियोंग चुमो उसकी लड़ने की भावना को महसूस करके भी चिढ़ गया। अपने दांत दिखाने लगा। उसकी सिसकियां धीमी गुर्राहट में बदल गईं। झाओ ईरन ने एक एक करके ताबीज़ अपनी उंगलियों के बीच रख लिए और दूसरी तरफ से पहला कदम उठाने का इंतजार करने लगी। इतनी चहल पहल क्यों है? तुम सब क्या कर रहे हो? भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई। सब ने एक ही समय पर अपना सिर घुमाया।
आकाश गुप्ता सीढ़ियों पर खड़ा था, उसकी पीठ पर फुडिंग भट्टी थी और कंधे पर उल्लू जैसा एक पालतू जानवर था। वह खून से लथपथ था और उससे भी ज्यादा धूल और कीचड़ से। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म इतनी फटी हुई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी और उसके शरीर पर अनगिनत पपड़ीदार घाव थे। वह बहुत अस्त व्यस्त लग रहा था, जैसे कोई बेघर कूड़ा बीनने वाला हो। पति झाओ जिजी और झाओ ईरान आगे बढ़े। 2 महीने से दबी हुई भावनाएं अब और नहीं रुक सकीं जब उन्होंने आकाश गुप्ता को देखा। झाओ जिजी ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह रहे थे। वह तब तक रोती रही जब तक उसका पूरा शरीर कांपने लगा, सांस लेने के लिए हौंफने लगी। वह एक शब्द भी नहीं कह सकी, बस आकाश गुप्ता के लैपल्स को कसकर पकड़े रही, जैसे उसे डर हो कि वह फिर से गायब हो जाएगा। प्रेसिडेंट यू हुई उनके पीछे पीछे आई। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर आंसू के धब्बे थे और लियू यिपाई भी चुपके से अपनी आंखें पोंछ रही थीं। आकाश गुप्ता ने उन्हें गले लगाया और पूछा, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? झाओ जिजी ने अपना सिर उसकी बाहों से उठाया, रुक रुक कर सिसक रही थी, पूरा वाक्य बोलने में असमर्थ थी। उन्होंने कहा कि तुम मर चुकी हो। वे हमें भगाना चाहते हैं। वो झाओ ईरान ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन साफ थी और उसने शुरू से आखिर तक पूरी बात बताई। आकाश गुप्ता 2 महीने से ज्यादा समय से लापता था। स्कूल ने कई बार उसे ढूंढा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और सबको लगा कि वह मर गया है। तीनों सोसाइटीज़ ने मिलकर यह बहाना बनाया कि झाओ जिजी और झाओ ईरान का स्टडी साथी का स्टेटस खत्म हो गया है और उन्हें स्कूल से निकालने का इरादा था। 2 प्रेग्नेंट औरतों को डॉर्मेट्री में नीचे विधवा कहलाने वाली भीड़ ने रोक लिया और उनका सामान बाहर फेंकने की धमकी दी। आकाश गुप्ता ने सुनना खत्म किया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डरावना हो गया। तो उन्होंने मेरे परिवार को परेशान करने के लिए मेरी गैरहाजिरी का फायदा उठाया। तीनों सोसाइटियों के लोग धीरे धीरे चले गए। उनके चेहरों पर अब भी तुम मेरा क्या कर सकते हो वाला गुस्सा था। आखिरकार कैंपस में प्राइवेट लड़ाई पूरी तरह से मना थी। आकाश गुप्ता ने उनकी तरफ देखा, 3 सेकंड तक चुप रहा और धीरे से बोला, तुम मरना चाहते हो, है ना? उसने अपना सिर घुमाया और नाइट आउल की ओर देखा। नाइट आउल बहुत बुद्धिमान होने के कारण तुरंत समझ गया और उसने तीनों समाजों की ओर आत्मा ऊर्जा की एक अदृश्य लहर छोड़ दी। एक पल में दूसरी तरफ खड़े कई लोगों के सिर ऐसे फटने लगे जैसे फटने वाले हों। कुछ कमजोर लोग तो घुटनों के बल गिर ही गए थे। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। अध्याय 64 प्रवेश पत्र। तीनों सोसाइटियों के सदस्य इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। वे तुरंत मुड़े और चले गए। 1 सेकंड भी ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम अभी स्कूल के अंदर हो, वरना मैं तुम्हें मार डालता। आकाश गुप्ता ने उनका पीछा नहीं किया। क्या उसने उन्हें जाने दिया? बिल्कुल नहीं। तीनों सोसाइटियों ने स्कूल के नियमों का इस्तेमाल करके उसकी पत्नियों को धमकाया था। साथ पढ़ने वालों का स्टेटस ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें बाहर निकालना सही माना जाता था और कैंपस में प्राइवेट लड़ाई पर रोक थी। उन्हें लगा कि इससे वह बदला नहीं ले पाएगा, लेकिन वे एक बात भूल गए। आकाश गुप्ता कभी ऐसा नहीं था जो दूसरों को खुद पर धमकाने दे। क्योंकि उन्होंने उसके नियम इस्तेमाल किए तो वह भी अपने नियम इस्तेमाल करेगा। उस शाम लियू यिपाई ने खाने से भरी एक टेबल तैयार की। उसने खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लगाए। स्पिरिट राइस के एक बड़े बर्तन को स्टीम किया गया था। ब्रेस्ड बीस्ट मीट को नरम और स्वादिष्ट होने तक पकाया गया था। स्टिर फ्राइड स्पिरिट सब्जियां चटक हरी और ताज़ी थीं और बीस्ट बोन सूप दूधिया सफ़ेद था। बर्तनों से पूरी टेबल ढकी हुई थी, मुश्किल से ही फिट हो रही थी। आकाश गुप्ता को अब अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं थी। जैसे कोई बवंडर बादलों को उड़ा ले जाता है, वह अपनी चॉपस्टिक से खाना अपने मुंह में डालता रहा। वह सच में भूखा मर रहा था। लियू यिपाई उसके सामने बैठी थी। कभी कभी आकाश गुप्ता की तरफ बर्तन बढ़ा रही थी और फुसफुसा रही थी, धीरे धीरे खाओ, बर्तन में अभी भी बहुत कुछ है। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। झाओ जिजी, झाओ ईरान और प्रेसिडेंट यू हुई सभी ने दावत का मजा लिया। कुछ ही देर में टेबल पर रखी प्लेटें लगभग खाली हो गईं और आकाश गुप्ता ने सूप भी खत्म कर दिया था। एक बूंद भी नहीं बची थी। खाने के बाद आकाश गुप्ता ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, लियू यिपाई को देखा और कहा, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। देर हो गई है, आपको पहले अपने हॉस्टल वापस जाना चाहिए। लियू यिपाई ने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने उसे वापस निगल लिया। वह बर्तन साफ करने के लिए उठी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे वह जाना ही नहीं चाहती थी। आकाश गुप्ता ने कहा, वापस जाओ और अच्छे से आराम करो, कल तुम्हारी क्लास है। लियू यिपाई ने सिर हिलाया, अपनी आंखें नीची की और धीरे से हम कहा। दरवाज़ा बंद हो गया। अपनी भूख मिटाने के बाद आकाश गुप्ता ने अपनी पत्नियों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वे चारों आपस में गुंथी हुई थीं। आप खुद सोचिए कि उन महिलाओं की क्या हालत होगी जिन्हें 2 महीने से कोई इंटीमेट टाइम नहीं मिला था। कुछ ही देर में झाओ जिजी और झाओ ईरान गहरी नींद में सो गए। आकाश गुप्ता ने आराम नहीं किया।
उसने तुरंत गोलियां रिफाइन करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट यू हुई ने साथ में उसकी मदद की और उन्होंने पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की। सुबह होने तक लगभग 200 कल्टीवेशन की गोलियां टेबल पर करीने से रखी हुई थीं, हर एक गोल और मोटी, बढ़िया क्वालिटी की। अगर प्रेसिडेंट यू हुई भविष्य में परफेक्ट केयर 2 पिल्स को बेहतर बना पाती हैं तो मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम उन्हें सौंप सकता हूं। आकाश गुप्ता ने अपना टर्मिनल उठाया। उसने उसे पहले ही नया लगा दिया था। उसने कैप्टन ये जिंग्यू को मैसेज भेजा, उससे मिलने के लिए कहा। कैप्टन ये जिंग्यू बहुत जल्दी आ गए। उसने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, एक लेदर स्कर्ट और एक सफ़ेद शर्ट, और वह अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सीधे आकाश गुप्ता के डॉर्मेट्री में उतरी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि आकाश गुप्ता उसके सामने जिंदा खड़ा है, उसके कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए और फिर उसने उसे गले लगा लिया। कैप्टन ये जिंग्यू ने कहा, मुझे पता था तुम मरे नहीं हो। अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो। वह टेबल के पास गई और बैठ गई। उसकी नज़र टेबल पर रखी गोलियों के ढेर पर थी। तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है? आकाश गुप्ता उसके सामने बैठ गया। उसे इन 2 महीनों के लिए देय 200 साधना की गोलियां दी और 3 दस्तावेज बैग उसकी ओर बढ़ाए, जिनमें से प्रत्येक में विस्तृत रिपोर्टें थीं, एक महिला साधक समाज के लिए, एक प्रवर्धक क्लब के लिए और एक साहसिक समाज के लिए। इन लिस्ट में शामिल लोगों ने मेरे 2 महीने तक गायब रहने का फ़ायदा उठाकर मेरे परिवार को परेशान किया। क्या आप उनसे निपटने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैप्टन ये जिंग्यू ने बैग खोले और देखा, तो बस यही है। मुझे लगा कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। आकाश गुप्ता ने धीरे से 10 टियर 3 कल्टीवेशन पिल्स को कैप्टन ये जिंग्यू की ओर। ये टियर 3 कल्टीवेशन पिल आपके लिए हैं। गोलियां रोशनी में गर्म चमक के साथ चमक रही थीं। गोलियों के पैटर्न रेशम की तरह साफ थे। ये टियर 2 नहीं थीं, ये टियर 3 थीं। डिस्ट्रिक्ट डी में टियर 3 कल्टीवेशन की गोलियां बाजार में लगभग कभी नहीं दिखती थीं। ऐसा नहीं था कि किसी ने उन्हें रिफाइन नहीं किया, बल्कि ऐसा था कि जैसे ही उन्हें रिफाइन किया गया, उन्हें बड़े ग्रुप्स ने अंदर ही इस्तेमाल कर लिया और वे कभी खुले बाजार में नहीं पहुंची। कैप्टन ये जिंग्यू ने एक गोली उठाई और उसे बार बार देखा। उनका चेहरा शुरू में बेपरवाही से बदलकर हैरानी में बदल गया। क्या आप सच में टियर 3 गोलियों को बेहतर बना सकते हैं? आकाश गुप्ता ने सिर हिलाया। पूरे डिस्ट्रिक्ट डी में इतना कम उम्र का टियर 3 अल्केमिस्ट मिलना बहुत मुश्किल था। उसने डिस्ट्रिक्ट डी में उन मशहूर अल्केमिस्ट को देखा था, उनमें से कौन 50 से ज़्यादा उम्र का नहीं था, जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे और जिसे पूरे परिवार का सपोर्ट था। कौन अनगिनत स्पिरिट हर्ब्स, अनगिनत फेलियर और अनगिनत पैसों से नहीं बना था। और फिर भी आकाश गुप्ता, सुअर पालने वाले डिस्ट्रिक्ट का एक अनाथ, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के, आधे साल से भी कम समय में टियर 1 से टियर 3 पर पहुंच गया था। ये कैसा जीनियस था, ये कैसा मॉन्स्टर था। कैप्टन ये जिंग्यू को एक छिपी हुई खुशी महसूस हुई। अगर वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक सफलतापूर्वक पहुंच गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वह उसे अपने बच्चे का पिता बनने दे। कैप्टन ये जिंग्यू के जाने के बाद आकाश गुप्ता को टियर 2 कल्टीवेशन पिल के लिए जल्दी ही 400,000 मिल गए। अगली सुबह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आ गया। साफ यूनिफॉर्म पहने दर्जनों लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से कूदकर सीधे टीचिंग और डॉर्मेट्री बिल्डिंग में घुस गए और उन स्टूडेंट्स को ठीक से ढूंढ निकाला जिन्होंने आकाश गुप्ता के परिवार को घेरने में हिस्सा लिया था। फीमेल कल्टीवेटर्स सोसाइटी के सीनियर स्टूडेंट्स, एनहांसर क्लब के कई खास मेंबर और एडवेंचर सोसाइटी के कई लीडर्स। उन्हें उनके क्लासरूम, डॉर्मेट्री और कैफेटेरिया से निकालकर सबके सामने हथकड़ी पहनाई गई और एस्कॉर्ट फ्लाइंग स्वॉर्ड पर लाद दिया गया। किसी ने विरोध नहीं किया और किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। कैंपस घोषणा। फीमेल कल्टीवेटर्स सोसाइटी, मेल स्टूडेंट्स को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए मजबूर किया गया, जिससे कुछ स्टूडेंट्स को परमानेंट रिप्रोडक्टिव डैमेज हुआ। विक्टिम लिस्ट, सर्जिकल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान सभी पूरे हैं। एनहेंसर क्लब, गैर कानूनी तरीके से बेचे जाने वाले घटिया एनहेंसर जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और गंभीर साइड इफ़ेक्ट हैं। सेल्स रिकॉर्ड, प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट और पीड़ित स्टूडेंट्स की लिस्ट सब मौजूद हैं। एडवेंचर सोसाइटी, ऐश माउंटेन्स नेचर रिजर्व के मेन एरिया में बिना इजाज़त एंट्री, ज़्यादा रिस्क वाली आउटडोर एक्टिविटीज़ का गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन और एम्पायर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ और नेचर रिजर्व मैनेजमेंट रेगुलेशंस का कई बार उल्लंघन। एक्टिविटी लॉग, फोटो और गवाहों के बयान सभी पूरे हैं। सब जानते थे कि यह आकाश गुप्ता का बदला था, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वे वही लोग थे जिन्होंने कल डॉर्मेट्री बिल्डिंग के नीचे उसकी पत्नियों को घेर लिया था। न एक ज़्यादा, न एक कम। इस बीच आकाश गुप्ता कुछ और भी ज़रूरी काम कर रहा था। वह वाइस प्रिंसिपल झेंग बिंगडिंग के दरवाजे पर पहुंचा, खटखटाया और दरवाज़ा खुल गया। वाइस प्रिंसिपल झेंग बिंगडिंग ने पूछा, कुछ गड़बड़ है? आकाश गुप्ता ऑफिस में आए और डेस्क पर एक फॉर्मल एप्लीकेशन रखी। हेलो वाइस प्रिंसिपल झेंग बिंगडिंग, मैं 2 स्पेशल टैलेंट ट्रेनिंग कोटा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। वाइस प्रिंसिपल झेंग बिंगडिंग ने इसे उठाया और पलटा।
झाओ जिजी लाइटनिंग स्पिरिट रूट जाग गया। झाओ ईरान ताबीज़ बनाने वाला पहले से ही खुद से टियर 2 ताबीज़ बनाने में काबिल था। दोनों की काबिलियत, साधना और असल परफॉर्मेंस सब साफ साफ लिखा हुआ था। एप्लीकेशन के आखिर में 320 एकेडमिक क्रेडिट अटैच थे। मैं उनकी एडमिशन क्वालिफिकेशन के बदले 320 एकेडमिक क्रेडिट इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए सीधे ग्रेजुएट होने के लिए 160 क्रेडिट काफ़ी थे। 320 क्रेडिट को 2 डिग्री के लिए बदलना, वह सच में बहुत दरियादिल था। सोचिए कि स्कूल में इससे कितने रिसोर्स खरीदे जा सकते थे। वाइस प्रिंसिपल झेंग बिंगडिंग ने अपना चश्मा ऊपर किया और आकाश गुप्ता को देखा। वह जानता था कि आकाश गुप्ता कौन है। एक शरारती आदमी, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड, पैदाइशी बिगड़ल, जिसने कभी अपने कामों के नतीजों के बारे में नहीं सोचा, बहुत खतरनाक, और शायद किसी और के सपोर्ट से। वाइस प्रिंसिपल झेंग बिंगडिंग ने डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहा, इन दोनों स्टूडेंट्स में सच में अच्छा टैलेंट है, लेकिन स्पेशल टैलेंट ट्रेनिंग कोटा असल में सिर्फ इसी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी उनके पास स्टडी कंपेनियन का स्टेटस है। जो आकाश गुप्ता ने एक लेटर देते हुए कहा, यह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन लेटर है। वाइस प्रिंसिपल झेंग बिंगडिंग थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन लेटर स्वीकार कर लिया, फिर तुरंत मुस्कुराए। तो आपके पास सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन लेटर है? स्टूडेंट गुप्ता, आपको ये पहले बता देना चाहिए था। बस खबर का इंतज़ार करें। जैसा कि उम्मीद थी, आकाश गुप्ता ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। अगली दोपहर एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस से नोटिफिकेशन आया। झाओ जिजी और झाओ ईरान को ऑफिशियली त्यानयान यूनिवर्सिटी के स्पेशल स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन्हें स्टूडेंट एड नंबर और स्टूडेंट कार्ड भी दिए गए। नोटिफिकेशन पर एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस और प्रिंसिपल की दोहरी मुहर लगी थी। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता था कि इसका क्या मतलब है। आकाश गुप्ता ने अपनी 2 पत्नियों के लिए 2 डिग्री खरीदने के लिए 320 एकेडमिक क्रेडिट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की पावर का इस्तेमाल किया था। उसके बाद कोई भी उन्हें फिर से स्टडी कंपेनियन स्टेटस का इस्तेमाल करके परेशान नहीं कर पाएगा। वे त्यानयान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल स्टूडेंट थे, जो स्कूल के नियमों और एम्पायर के कानूनों से सुरक्षित थे। जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करता, वह स्कूल और एम्पायर के एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जाता। क्लास के बाद आकाश गुप्ता ने 2 एडमिशन लेटर लिए, उन्हें टेबल पर रखा और झाओ जिजी और झाओ ईरान को देखा। उन्होंने कहा, आज से तुम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हो। तुम्हें फिर कोई नहीं भगा सकता। झाओ जिजी ने एडमिशन लेटर पकड़ा और खुशी से उछल पड़ी। ये वही यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर था जिसका उसे हमेशा से इंतज़ार था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सच में उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। क्या ये सच है? तुमने मुझे धोखा देने के लिए कोई प्रॉप तो नहीं खरीदा? यह असली है। आप बस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। झाओ ईरन भी बहुत खुश थी। उसने एडमिशन लेटर को बार बार देखा, फिर ध्यान से उसे स्टोरेज लॉकर में रख दिया। भविष्य में ग्रेजुएट होने के बाद उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फोरम में हंगामा मच गया। पहली टिप्पणी में आकाश गुप्ता से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मुझे डुअल कल्टीवेशन सोसाइटी वापस दे दो। मैं स्पिरिट हर्ब्स के एक पैकेट पर शर्त लगाता हूँ कि आकाश गुप्ता पक्का किसी बड़े परिवार का वारिस है और वह सिर्फ एक सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए यहाँ है। पति होना अच्छी बात है, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे 320 एकेडमिक क्रेडिट से हरा दे। मैंने सुना है कि वह गुप्ता ग्रुप का क्राउन प्रिंस है। उसकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। अब वह एल्केमी क्लब के प्रेसिडेंट यू हुई और एडवेंचर सोसाइटी के पूर्व सदस्य लियू येपाई के साथ उलझ गया है। स्कूल को उसका स्टूडेंट स्टेटस रद्द कर देना चाहिए। ऊपर दिए गए यूज़र से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से चाय पीने के लिए बुलाए जाने पर सावधान रहें। मैंने सुना है कि जो लोग पकड़े गए थे उन्हें बाहर निकलने के लिए बहुत पैसे देने पड़े। अध्याय 65 गो यूनिक्सयू की खबर। आकाश गुप्ता को गो यूनिक्सयू के क्लास ग्रुप से हटने की खबर मिली। पहला मैसेज, क्या आप ठीक हैं? क्या आपका परिवार आपको लेने आया है? कोई जवाब नहीं। दूसरा मैसेज, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं। तीसरा मैसेज, तुम्हारा जेड पेंडेंट और तलवार मेरे पास हैं, तुम उन्हें कब वापस लोगे? जैसे ही मैसेज भेजा गया, स्क्रीन पर कुछ शब्द पॉप अप हुए। दूसरी पार्टी ने फ्रेंड वेरिफिकेशन इनेबल कर दिया है, तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है। आकाश गुप्ता लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक छोटे से कमरे में पहुंचे। दरवाजे पर एक नोट था जिस पर लिखा था, जर्नलिस्ट क्लब बिना बुलाए एंट्री नहीं। आकाश गुप्ता ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और यांग सिगुआन ने अपना सिर बाहर निकाला। जब उसने देखा कि वह वही है तो उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, एक अनोखा मेहमान। फिर से जानकारी देखने के लिए यहाँ। वह आकाश गुप्ता को अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गई। कमरा डेटा कैबिनेट और अलग अलग टर्मिनल इक्विपमेंट से भरा हुआ था। दीवारों पर न्यूज़ ब्रीफ और फोटो लगे हुए थे, जो किसी प्रोफेशनल हैकर और इंटेलिजेंस एजेंट जैसा लग रहा था। पिछली बार आकाश गुप्ता ने मास्टर किंग हुआन से पूछकर उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो।
आकाश गुप्ता ने बिना कुछ कहे सीधे क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया। गो यूनिक्सयू। जितनी ज्यादा डिटेल में उतना अच्छा। स्कूल छोड़ने के बाद वह कहाँ गई, क्या वह अब सुरक्षित है, सबसे ज़रूरी बात, क्या वह अभी भी जिंदा है। शाम तक उसका टर्मिनल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान सेंडर, कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ एक एन्क्रिप्टेड अटैचमेंट। आकाश गुप्ता ने इसे चेक करने के लिए खोला। गुओ ग्रुप एक पारिवारिक व्यवसाय जो जिला डी में शीर्ष 100 में स्थान पर है, मुख्यतः आत्मा जानवरों, कठपुतली बिक्री और प्रशिक्षण सेवाओं में काम करता है। जिला डी के अधिकांश शहरों में इसकी दुकानें हैं। मुख्यालय जिला डी 0001 में स्थित है, जो पूरे ऐश पर्वतों और 2 टेलीपोर्टेशन एरे द्वारा जिला डी 7985 से अलग है। मास्टर गुओ युबाई, गुओ ग्रुप के अकेले शासक, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर एक कल्टीवेटर और गुओ यूनिक्सयू के दादा। प्रोफाइल में उनकी एक फोटो थी, सिर पर चांदी जैसे घने बाल, पतला चेहरा। अफवाह है कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने शाही सेना में काम किया था और रिटायर होने के बाद ही उन्होंने फैमिली बिजनेस संभाला। इस साल उनकी उम्र 220 साल से ज़्यादा हो चुकी है। गुओ परिवार के कुछ ही वंशज हैं। मास्टर गुओ युबाई के केवल 2 बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा गुओ हुआविन और दूसरा बेटा गुओ हुआवू। दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी बहुत अलग है और वे आग और पानी की तरह एक दूसरे से अलग हैं। एक ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरा सेल्स डायरेक्टर है। वे कई सालों से कंपनी में गुट बनाकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। एक बार तो विरासत को लेकर उनमें खुलेआम झगड़ा हो गया था, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट डी में हेडलाइन भी बना था। अफवाहें हैं कि बुजुर्ग मास्टर गुओ युबाई, गुओ यूनिक्सयू और गुओ जुन गुओ हुआवू के बेटे के बीच ग्रुप का वारिस तय करना चाहते हैं। फाइल का आखिरी पेज, गुओ यूनिक्सयू के विड्रॉल प्रोसेस को उसके परिवार वालों ने संभाला। वह खुद स्कूल नहीं आई थी। हॉस्पिटल में भर्ती होने का रिकॉर्ड है, लेकिन मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई नई जानकारी मिलती है तो आगे बताया जाएगा। मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं, तो वह सुरक्षित होनी चाहिए। 2 दिन बाद टीचर लाई युनशु और टीचर की जिनियन एक मिशन से लौटे। दोनों ही ट्रैवल से थके हुए लग रहे थे, उन पर कभी कभी खून के धब्बे थे, लेकिन उनकी मेंटल हालत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस ट्रिप से बहुत कुछ मिला है। वे दोनों लगातार लड़ाई में कामयाबी की कोई उम्मीद ढूंढना चाहते थे। खबर मिलते ही आकाश गुप्ता तुरंत टीचर के अपार्टमेंट में गया। दरवाज़ा खटखटाकर खोलने पर दोनों ने आकाश गुप्ता को दरवाजे पर खड़ा देखा और एक पल के लिए हैरान रह गए। आकाश गुप्ता। टीचर लाई युनशु के हाथ में तलवार लगभग जमीन पर गिर गई। वह अचानक खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम सच में जिंदा हो? मुझे लगा कि वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। खदान में क्या हुआ? बाहर आने में इतना समय क्यों लगा? टीचर की जिनियन ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसके बगल में बैठ गए। आकाश गुप्ता ने शॉर्ट में बताया। काले कपड़े पहने आदमी की बलि की रस्म, लाश राजा का जागना, गुओ यूनिक्सयू का हरी कमल की तलवार का धमाका और उसका खुद का 2 महीने से ज्यादा कोमा में जाना। दोनों औरतें ये बात सुन रही थीं, दोनों ही भौहें चढ़ा रही थीं और कुछ देर के लिए चुप रहीं। कॉप्स घोस्ट कोर्ट। टीचर लाई युनशु ने नाम बताया। उनकी आवाज़ हमेशा से ज्यादा भारी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फोर्स डिस्ट्रिक्ट डी 7985 में भी आएगी। मैं बाद में इसकी रिपोर्ट करूंगी। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम संभाल सकें। फिर आकाश गुप्ता ने सीधे उसके आने का मकसद पूछा। गुओ यूनिक्सयू कैसी है? वह क्यों चली गई? टीचर लाई युनशु ने जवाब दिया। वह ठीक है। वह पहले ही घर लौट चुकी है और उसके परिवार ने उसके लिए विड्रॉल प्रोसेस संभाल लिया है। वह रुकी। उसके परिवार ने ठीक से नहीं बताया कि वह कहाँ गई थी और स्कूल को पूछने का कोई हक नहीं है। लेकिन कम से कम वह जिंदा है और सुरक्षित है। आकाश गुप्ता कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर सिर हिलाया। सेफ अच्छा है। टीचर लाई युनशु ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ दबाया, फिर उसकी जांघ दबाए। उसकी आंखें गर्म हो गईं। टीचर लाई युनशु को हमेशा से मजबूत शरीर का जुनून था और वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारा शरीर यह इतना मजबूत कैसे हो गया? वह अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना खूबसूरत आदमी जो जोश से भरा है और जवान भी, ये सच में एक टीचर को उसे कुछ और बार चखने के लिए मजबूर करता है। आकाश गुप्ता ने उनकी कट्टर नज़र पर ध्यान नहीं दिया और जवाब दिया, इसे एक छिपा हुआ आशीर्वाद माना जा सकता है। मैंने जो वाइल्ड बुल सेक्रीफाइस टेक्निक प्रैक्टिस की है, उससे मेरे शरीर में क्वालिटेटिव उछाल आया है। टीचर की जिनियन ने अचानक एक सवाल पूछा। उनका लहजा बहुत गंभीर था, जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात कन्फर्म कर रही हो। क्या आप 3 दिन में फ्री हैं? आकाश गुप्ता ने उसकी ओर देखा। डिस्ट्रिक्ट डी 7985 से 2000 किलोमीटर बाहर एक राक्षस का गढ़ मिला है। टीचर लाई युनशु और मैं उसे हटाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने का प्लान बना रहे हैं। क्या आप भी साथ आना चाहेंगे? वह ऐसे ही नहीं पूछ रही थी, उसने इस बारे में ध्यान से सोचा था। आकाश गुप्ता की फिजिकल ताकत अब इतनी असामान्य हो गई थी कि वह खुद को बचा सकता था और वह एक अल्केमिस्ट भी था। उसे साथ लाने के सिर्फ फायदे थे, कोई नुकसान नहीं।
डंजन चलाते समय कौन ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगा जो डैमेज झेल सके, DPS दे सके और हीलिंग दे सके। आकाश गुप्ता ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ठीक है, कोई बात नहीं। उसे अब बहुत सारे क्रिस्टल कोर की तुरंत ज़रूरत थी, चूंकि पिल और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल को रिफाइन करने के लिए उसे अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। 3 दिन बाद स्कूल गेट पर इंतज़ार करना। आकाश गुप्ता को ये कहते हुए सुनकर कि वह 3 दिन में फिर से एक मिशन पर जा रहा है, तीनों महिलाओं के चेहरे के भाव बदल गए। झाओ जिजी ने जियोंग चुमो को गले लगाया और ज़मीन पर लौट गया। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। झाओ ईरान ने अपना ताबीज़ ब्रश नीचे रखा और धीरे से थंडर ताबीज़ को दबाया जो उसने अभी अभी आधा बनाया था। उसकी आवाज़ धीमी थी, तुम कुछ ही दिनों के लिए वापस आए हो, फिर से जा रही हो। आकाश गुप्ता दवा वाली गोलियों का एक नया बैच बनाना शुरू कर रहे थे। झाओ ईरान उसके पास गई। क्या तुम नहीं जा सकते? उसने कहा। उसकी आवाज़ अभी भी तेज़ नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ था। तुम 2 महीने से ज़्यादा समय से गायब थे, हमें लगा था कि तुम मर गए हो। अब जब तुम वापस आए हो तो तुम फिर से जा रहे हो। आकाश गुप्ता, तुम ऐसे नहीं हो सकते। झाओ जिजी ने अपनी आस्तीन खींची। बिल्कुल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम जल्द ही वापस आ जाओगे, लेकिन तुम कभी नहीं आते। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम महीने के एग्जाम के लिए जा रहे हो, लेकिन वापस आने में 2 महीने से ज़्यादा लग गए। इस बार तुम कह रहे हो कि तुम 3 दिन में जा रहे हो, कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। प्रेसिडेंट यू हुई ने बेडरूम से बाहर निकल कर देखा, बाहर हो रही बातचीत सुनकर। आप 3 दिन में फिर जा रहे हैं। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी और उन्होंने अनजाने में अपने पेट को छुआ। मैं नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता कि अगली बार कब बड़ी लहरें आएंगी। आप सब ने देखा कि पिछली बार स्कूल लगभग गिर ही गया था। मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकता जब मुझे पछतावा होगा। उसने झाओ जिजी के पेट को देखा, फिर झाओ यिरन के पेट को, और आखिर में उसकी नज़र प्रेसिडेंट यू हुई पर पड़ी। उसका पेट अभी तक नहीं दिख रहा था और वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक भी नहीं पहुंचा था। इस परिवार के लिए मुझे जल्द से जल्द खुद को बेहतर बनाना होगा। आकाश गुप्ता की आवाज़ बहुत मजबूत थी। इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मैं टीचर लाई और टीचर क्यूई के साथ जा रहा हूँ। वे दोनों क्यूई रिफाइनिंग के पीक पर हैं और उनका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। मैं अब अकेले रिस्क नहीं लूँगा। तो फिर हमें भी अपने साथ ले चलो, प्रेसिडेंट यू हुई ने कहा। उनकी आवाज़ तेज़ नहीं थी, लेकिन बहुत गंभीर थी। आकाश गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी ताकत काफ़ी नहीं है और तुम तीनों प्रेग्नेंट हो, ये बहुत खतरनाक है। झाओ जिजी ने आकाश गुप्ता की पैंट की टांग को गले लगाया। ठीक है। आकाश गुप्ता ने सिर हिलाया। झाओ यिरन ने उसे देखा और दोबारा मत जाओ नहीं कहा। काफ़ी गोलियां ले आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और थंडर टेलिस्मन और फायर टेलिस्मन बनाऊंगी। ठीक है प्रेसिडेंट यू हुई, मैं आपके लिए और ची रिकवरी पिल और हीलिंग पिल्स को बेहतर बनाऊंगा। ठीक है। उसे जाना ही था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस परिवार के लिए भी। अध्याय 66 यानी 3 दिन बाद आकाश गुप्ता ने आग से ढकी भट्टी अपनी पीठ पर उठाए। उसकी कमर स्टोरेज बैग से लदी हुई थी और उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस स्पेस पूरी तरह से भरा हुआ था। 100 से ज़्यादा बेहतर थंडर स्काई टेलिस्मन, दर्जनों फ्लेम एक्सप्लोजन टेलिस्मन, अनगिनत एक्सप्लोसिव पिल, क्यूई रिकवरी पिल, हीलिंग पिल, 6 फ्लेवर एम्पर येलो पिल और कुछ त्यानुवान ब्लड बर्स्ट पिल जिन्हें उसने खास तौर पर इस ऑपरेशन के लिए रिफाइन किया था, सबसे गहरे कोनों में छिपा कर रखा था, इस उम्मीद में कि उसे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कोई स्पिरिट आर्मर नहीं पहना था। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी अभी की फिजिकल ताकत के साथ आर्म स्पिरिट आर्मर असल में एक रुकावट थी जो उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी पर असर डाल रही थी। शेल से दबे रहने के बजाय अपने शरीर पर भरोसा करना बेहतर था। उसका मांस उसका सबसे अच्छा कवच था। टीचर लाई युनशु और टीचर की जिनियन पहले से ही स्कूल गेट पर इंतजार कर रहे थे। दोनों ने कॉम्बैट गियर पहन लिया था। उनके हाव भाव हमेशा से थोड़े ज़्यादा गंभीर थे, लेकिन उनके बगल में एक और आदमी खड़ा था। जैसे ही आकाश गुप्ता ने उसे देखा, उसकी नज़रें उस पर टिक गईं। सुनहरे बाल, मुस्कुराहट में मुड़ी हुई आंखें। हालांकि उसकी सुंदरता टीचर लाई युनशु या टीचर की जिनियन से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, एक साथ खड़े होने पर भी कोई भी बता सकता था कि वह हीरोइन है, क्योंकि उसका फिगर बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। उसकी छाती पर 2 टीले वॉलीबॉल जितने बड़े थे, जिन्हें चौकोर गर्दन वाली अंदरूनी परत से मुश्किल से ढका जा सकता था, जिसके ऊपर एक खास तरह का डिफेंसिव स्पिरिट आर्मर था। उस आर्मर का डिज़ाइन भी काफ़ी अनोखा था, जिसमें छाती की प्लेटें खास तौर पर ऊपर और चौड़ी मुड़ी हुई थीं, जैसे 2 उल्टे कटोरे हों। जब वह चलती थी तो वे हल्के से कांपते थे। उनमें ऐसी खूबसूरती थी कि उनसे नज़रें हटाना नामुमकिन था। उसने बिना छिपाने की कोई कोशिश किए एक गहरा निशान दिखाया और अपने निचले शरीर पर घुटने और पिंडली के गार्ड के साथ एक छोटी स्कर्ट पहनी, जिससे उसकी मजबूत जांघें दिख रही थीं। आकाश गुप्ता, इधर आओ। टीचर लाई युनशु ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया।
आकाश गुप्ता तेजी से उनके पास गया और सिर हिलाकर उन्हें बताया, टीचर लाई, टीचर क्यूई। फिर उसने उस अजीब औरत को देखा। टीचर लाई युनशु ने कहा, यह आकाश गुप्ता है, मेरी स्टूडेंट। फिर उन्होंने उस औरत की तरफ इशारा किया, इसका नाम एनी है, मिलिट्री डिपार्टमेंट से। वह इस ऑपरेशन की कमान संभालेगी। जब से आकाश गुप्ता पास आया, एनी उत्सुकता से उसे देख रही थी। जैसे ही टीचर लाई युनशु ने इंट्रोडक्शन खत्म किया, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, आगे बढ़ी, अपनी बाहें खोलीं और आकाश गुप्ता का सिर सीधे अपनी छाती से लगा लिया। आकाश गुप्ता का चेहरा मुलायमियत के दो बड़े तकियों में धंस गया, उसकी नाक पूरी तरह बंद हो गई। उसने दबी हुई आवाज में मफ कहा, घबराओ मत, घबराओ मत। एनी का लहजा इतना गर्मजोशी भरा था जैसे वह किसी बच्चे को मना रही हो। तुम्हारे टीचर और मैं पुराने जान पहचान वाले हैं, इस बार मैं तुम्हारा जरूर ध्यान रखूंगी। उसने उसे छोड़ने से पहले एक और जोर से दबाया। आकाश गुप्ता ने 2 कदम पीछे हटकर आखिरकार आज़ादी की हवा में सांस ली। क्या यह एनी डुअल कल्टीवेशन प्रैक्टिशनर है? मुझे डर है कि मैं इस बार उसके चंगुल से नहीं बच पाऊंगी। टीचर लाई युनशु और ज्यादा देख नहीं पाए और 2 बार खांसे। चलो, बाहर जाने का समय हो गया है। एनी ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक बड़ा, लंबे बालों वाला पीला शेर उसके जानवरों को काबू करने वाले बैग से उड़कर सबके सामने आ गया। शेर 3 मीटर से ज्यादा लंबा था, पूरा सुनहरा था, नर शेर की तरह घने बाल थे और उसकी पीठ एक आरामदायक डबल बेड जितनी चौड़ी थी। चलो, एनी ने शेर को थपथपाया, अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और हल्के से ऊपर कूद गई। टीचर लाई युनशु और टीचर की जिनियन भी एक के बाद एक शेर की पीठ पर कूदे। उनके मूवमेंट्स की प्रैक्टिस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वे पहले भी कई बार शेर की पीठ पर चढ़ चुके हैं। आकाश गुप्ता ने भी ऐसा ही किया। एनी सबसे आगे बैठी थी, उसने आकाश गुप्ता की तरफ देखा और अपने पीछे की जगह पर थपथपाते हुए कहा, मेरी कमर को पकड़ लो ताकि गिर ना जाओ। आकाश गुप्ता हिचकिचाया और उसने हाथ नहीं बढ़ाया। नाखुश होकर एनी ने सीधे उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी कमर पर लपेट लिया। कसकर पकड़ो, अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगी। वह जोर से हंसी। अगर किसी को ज्यादा पता न हो तो वे सोचेंगे कि वह किसी टूर पर जा रही है, न कि किसी राक्षसी जानवर के गढ़ को खाली करने। चलो चलें। एनी की आवाज़ में बेफिक्री भरी खुशी थी। टीचर लाई युनशु ने कहा, इस ऑपरेशन में 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं, सिर्फ हम ही नहीं हैं। ये सुनकर आकाश गुप्ता को थोड़ा आराम महसूस हुआ। लंबे बालों वाले पीले शेर ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके 4 पंजे जमीन से उठ गए और वह डिस्ट्रिक्ट डी 7985 के बाहरी इलाके की ओर भागा। दिशा ऐश पहाड़ों के सामने थी, एक ऐसी जगह जहां आकाश गुप्ता कभी नहीं गया था। सड़क सुनसान थी, गोबी रेगिस्तान की पहाड़ियां ऊपर नीचे हो रही थीं, पेड़ पौधे बहुत कम थे, कभी कभी कैक्टस के कुछ झुंड दिख जाते थे जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डी 7985 की खुशहाली के बिल्कुल उलट थे। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, शहर का सिलहूर धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था और आखिर में क्षितिज के पार गायब हो गया। टीचर की जिनियन ने पीले बालों वाले शेर पर एक छुपाने वाला ताबीज रखा, फिर टीचर लाई युनशु के सहारे आंखें बंद करके आराम करने लगीं। एनी तो और भी बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी। वह शेर की पीठ पर सीधी लेट गई, हाथ पैर फैले हुए थे, देखने लायक नज़ारा था, और सीधे सो गई। शेर की पीठ पर लंबे बाल मुलायम और घने थे, जैसे कोई हिलता डुलता बिस्तर हो। ये सच में सोने के लिए बहुत सही था। आकाश गुप्ता सोया नहीं, उसने पहरे की जिम्मेदारी ली। उसकी नज़र आसपास के गोभी पर थी। कभी कभी कोई जरबोआ रेत में से भागता हुआ निकल जाता या कोई छिपकली चट्टान की दरार से अपना सिर बाहर निकालती, इनमें से किसी से भी कोई खतरा नहीं था। 20 मिनट से भी कम समय में आकाश गुप्ता ने एक राक्षसी दस्ते को देखा। उसने धीमी आवाज में सबको जगाया और पीले बालों वाले शेर को रोक दिया। एनी की आंखें तुरंत खुल गईं, उसका हाथ पहले से ही कमर पर लगे लंबे भाले को पकड़े हुए था। टीचर लाई युनशु और टीचर की जिनियन भी उसी समय जाग गए। वे तीनों ऐसे लग रहे थे जैसे वे कभी सोए ही नहीं थे। लगभग 800 मीटर आगे एक राक्षसी जानवरों का दस्ता गोबी की रिज लाइन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लीडर एक सींग वाला बैल था, उसका साइज एक छोटी पहाड़ी जितना था, उसके 4 खुर धूल के बादल उड़ा रहे थे। बैल की पीठ पर जानवर की खाल का कंबल बिछा हुआ था और उस पर एक छोटा सा राक्षस लेटा हुआ था, पैर क्रॉस करके एक अनजान छोटी सी धुन गुनगुना रहा था। राजा ने मुझे पहाड़ों पर गश्त करने के लिए कहा। आवाज नर्म और मोम जैसी थी, जिसमें एक दूधिया आरामदायक लहजा था। टीचर की जिनियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनकी नज़र उस छोटे से शैतान पर टिक गई। एक रूपांतरित छोटा हिरण दानव, शिखर क्यूई शोधन चरण। इसे जीवित पकड़ने की कोशिश करें, बाकी सभी को मार डालें। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। साधना की दुनिया के वर्गीकरण में जब कोई राक्षस ची रिफाइनमेंट स्टेज के पीक पर पहुंचता है तो वह इंसान का रूप ले सकता है और उसे छोटा राक्षस कहा जाता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने पर वह बड़ा राक्षस बन जाता है, और जो पालतू होते हैं और इंसानों के प्रति वफादार होते हैं उन्हें स्पिरिचुअल पेट्स कहा जाता है।
ये छोटा हिरण दानव हाल ही में बदला था और यह बदलाव अधूरा था। इसके सिर पर अभी भी रोएंदार सींग थे और एक छोटी पूंछ जानवर की खाल के कंबल पर आगे पीछे हिल रही थी। एनी ने चुपचाप पीले बालों वाले शेर को अपने जानवरों को काबू करने वाले बैग में रख लिया। आकाश गुप्ता ने अपने दिव्य चेतना स्थान से 4 अदृश्यता की गोलियां निकालीं, हर व्यक्ति के लिए एक, और चारों ने उन्हें एक साथ निगल लिया। जैसे ही गोलियां उनके पेट में गईं, उनके आकार गोभी की हवा और रेत में लहरों की तरह गायब हो गए। वे 4 अदृश्य हवाओं की तरह आगे बढ़े, जमीन के करीब रहे। एनी ने सबसे पहले हमला किया। वह गायब होने की जगह से बाहर आए, उसका लंबा भाला एक जहरीले सांप की तरह अपने बिल से निकला और सीधे एक सींग वाले बैल जानवर की आंख के सॉकेट में घुस गया। भाले की नोक दिमाग में घुस गई। बैल जानवर को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका बड़ा शरीर जमीन पर गिर पड़ा और धूल का गुबार उड़ा। टीचर लाई युनशु ने दूसरी तरफ से दोनों हथेलियों से वार किया, जबकि टीचर क्यू जिनियन की उड़ने वाली तलवार ने एक लकड़बग्घे राक्षस की गर्दन को ठीक से छू लिया। तीनों महिलाओं ने बहुत अच्छा तालमेल बिठाया। साफ है कि यह उनका पहली बार साथ काम नहीं था। पहले हमले से लेकर मैदान साफ होने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा। गोभी बीच पर सिर्फ हवा की आवाज़ और खून की गंध रह गई थी। चारों ने छोटे हिरण दानव के चारों ओर एक एयरटाइट घेरा बनाकर खड़े हो गए। छोटा हिरण दानव बैल की पीठ से लुढ़क गया और सीधा पीठ के बल गिरा। वह रेंग कर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी बड़ी, पानी भरी आंखें बाएं से दाएं घेरे को देख रही थीं। 4 खूंखार दिखने वाले इंसान, जिनके हाथ में हथियार थे और जिनका मारने का इरादा अभी भी कम नहीं हुआ था, ने उसे 4 ऊंची दीवारों की तरह घेर लिया था। वह 8 या 9 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं लग रहा था। गोल चेहरा, गोरी त्वचा और रोएंदार सींग जो अभी पूरी तरह से सख्त नहीं हुए थे, बहुत प्यारा लग रहा था। छोटे हिरण दानव के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका मुंह सिकुड़ गया और वह जोर से वाह कहकर रोने लगा। महान वीरों, मुझे अपनी जान चाहिए। नहीं, महान वीरों, मेरी जान बख्श दो। वह पागलों की तरह रोया, उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। उसके शब्द उलझे हुए थे। आप जो भी पूछना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ कबूल करूंगा। बस मुझे मत मारो, मेरा मांस खट्टा है, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। आकाश गुप्ता ने बिना कुछ कहे उसे देखा। हमने तो अभी पूछा भी नहीं है और यह पहले ही कबूल करने जा रहा है। एनी ने अपना लंबा भाला जमीन पर पटक दिया। भाले का पिछला हिस्सा रेत में धंस गया और भाला भिनभिनाने लगा। उसने जमीन पर गेंद की तरह सिमटे हुए छोटे हिरण दानव को देखा। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक पक्का दबाव था। तुम यहाँ इंसानों के शहर के पास क्या कर रहे हो? अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। छोटे हिरण दानव ने अपने आंसू पोंछे, सिसकते हुए ऊपर देखा और उसका नाक फिर से बहने लगा। उसने अपना मुंह खोला जैसे अपनी सारी हिम्मत जुटाकर, और अपने गले से कुछ शब्द निकाले। मैं यहाँ तुम्हारी माँ को चोदने आया हूँ। शब्द खत्म होने से पहले ही उसके सिर पर लगे सींग अचानक 2 लाल गर्म लोहे की डालियों की तरह खून से लथपथ हो गए और तुरंत ही एक चमकदार लाल रोशनी में फट गए। एक धमाके की आवाज़ के साथ रेत और पत्थर चारों तरफ उड़ गए और चारों सहज रूप से आधे कदम पीछे हट गए। जब धूल जम गई तो सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा बचा था और छोटा हिरण दानव बिना किसी निशान के गायब हो गया था। टीचर लाई युनशु वहीं खड़ी थी। उनका एक्सप्रेशन ठंड से हैरानी में बदल रहा था और फिर हैरानी से बेइज्जती वाले गुस्से में। अरे, ये हाथ से निकल गया। अगर मुझे वह हिरण फिर कभी मिला तो सबसे पहले मैं उसके सींग उतार दूंगी और फिर अपने हाथों से उसकी खाल उतारूंगी। एनी की बात खत्म होने के बाद वह पीले बालों वाले शेर पर पलट गई और आकाश गुप्ता की तरफ देखा। चलो चलें। पीले बालों वाला शेर सरपट भागा और गोभी में और अंदर चला गया। चैप्टर 67 3 हीरो लू बू से लड़ते हैं। पीले बालों वाला शेर पूरे 1 दर्जन घंटे तक बिना सोए या आराम किए दौड़ता रहा और आखिर में हौंफने लगा। अचानक 3 छोटे बिंदु सामने दिखाई दिए, जो क्षितिज पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे पास आए, आकाश गुप्ता ने आखिरकार देखा कि वे क्या थे। 3 बड़े इंसान जैसे जीव, जो मिट्टी और पत्थर के ढेलों से बने थे, जिन पर सियान रंग के निशान बने थे, दर्जनों मीटर ऊंचे, जैसे किसी ताकत ने उन्हें जबरदस्ती जोड़ा हो। हर कदम से जमीन धमाके से हिलती थी। हर एक के हाथ में रूंज से बना एक चौकोर पत्थर था। आकाश गुप्ता ने पहले कभी ऐसे जीव नहीं देखे थे। उसके दाहिने हाथ ने अचानक उसकी सांप की हड्डी वाली तलवार की मूठ पकड़ ली। उसका शरीर अचानक तनाव में आ गया, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार। हिलना मत। टीचर लाई युनशु ने अपनी आंखें खोलीं। वे जायंट स्पिरिट रेस के हैं, रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट। वे गुस्सैल नहीं हैं, इसलिए उन्हें उकसाना मत। एनी भी जमीन के कंपन से जाग गई। उसने अपनी आंखें मलीं और उठकर बैठ गई। उसने तीनों भीमकाय जानवरों को देखा, न सिर्फ घबराई नहीं बल्कि उत्साह से पीले बालों वाले शेर की गर्दन थपथपाए। चलो चलो, जाकर देखते हैं। आकाश गुप्ता को थोड़ा अजीब लगा। ये औरत बहुत ज्यादा बोल्ड थी। वह चीज़ उन्हें एक ही कदम में मीट पैटीज में कुचल सकती थी।
पीले बालों वाला शेर चट्टान जैसे शरीर वाले विशाल आत्माओं की ओर दौड़ा और कुछ दर्जन मीटर दूर जाकर रुक गया। चट्टान जैसे शरीर वाली विशाल आत्माएं हिलना बंद कर गईं। उनके शरीर पर बने सियान रंग के निशान अचानक चमक उठे। रोशनी चट्टान की सतह पर पानी की लहरों की तरह बह रही थी और गोल गोल फैल रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था। उनमें कोई बुरी भावना नहीं थी। वे बस 3 सांस लेते पहाड़ों की तरह खड़े थे, उन्हें नीचे देखते हुए, शांत और खामोश। तभी आकाश गुप्ता की कमर पर रखा जानवरों को काबू में करने वाला बैग अचानक हिल गया। नाइट आउल बैग से बाहर निकला, अपने पंख 2 बार फड़फड़ाए और उसके कंधे पर बैठने के बजाय सीधे 3 रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट की ओर उड़ गया। वह जायंट्स के सामने मंडराया, अपना मुंह खोला और एक साइलेंट इनविजिबल सोल वेव छोड़ी। रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट्स पर सियान लाइट और तेज हो गई, जैसे उन्हें कोई सिग्नल मिला हो और वे एक खास फ्रीक्वेंसी पर टिमटिमाने लगे। उज्ज्वल मंद, उज्ज्वल मंद। ऐसा लग रहा था जैसे वे बातें कर रहे हों। नाइट आउल ने कुछ देर तक उनसे बातचीत की, फिर आकाश गुप्ता के कंधे पर वापस उड़ गया, अपने पंख मोड़ लिए, उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और कूकने के लिए अपना मुंह खोला। कू 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 कू। आकाश गुप्ता एक भी शब्द नहीं समझ सका। टीचर लाई युनशु ने उसे उत्सुकता से देखा। आकाश गुप्ता, क्या तुम जानवरों को काबू में करना भी जानते हो? मुझे ये समझ में नहीं आया, आकाश गुप्ता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जब से इस बेवकूफ़ पक्षी ने खदान में यिंग घोस्ट के बचे हुए बहुत सारे टुकड़े खा लिए थे, तब से यह ज़्यादा अपनी राय रखने वाला हो गया था और अक्सर बिना बताए खुद ही उड़ जाता था। इसमें लिखा है कि इन रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट्स को काम पर रखा गया है और वे डेमन रेस को एक किला बनाने में मदद कर रहे हैं, एनी ने अचानक कहा। फिर उन्होंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर कि कोई इसे समझ सकता है, नाइट आउल ने उत्साह से आकाश गुप्ता के कंधे से छलांग लगाई, एनी के सामने उड़ गया, फिर उसकी बाहों में कूद गया और जोर से अपना सिर उसकी छाती पर रगड़ने लगा। एनी हंसी जब वह उससे रगड़ा और उसने नाइट आउल को गले लगा लिया। नाइट आउल ने अपना सिर उसकी बाहों से बाहर निकाला और 2 बार कूक किया। उसकी आवाज़ में शिकायत और खुशी का भाव था। आखिरकार कोई मुझे समझता है। तुम समझ सकती हो, तुम जानवरों को काबू में करना जानती हो। आकाश गुप्ता ने एनी को हैरानी से देखा। एनी मुस्कुराई और अपनी बाहों में लिए नाइट आउल से कहने के लिए अपना सिर नीचे किया, लिटिल आउल, क्या तुम उन्हें ये बताने में हमारी मदद कर सकते हो कि हम भी डेमन रेस के किले में जा रहे हैं, और पूछ सकते हो कि क्या वे हमें रास्ते में राइड दे सकते हैं? नाइट आउल ने अपना सिर उसकी बाहों से बाहर निकाला, ऊपर उड़ा और चट्टान जैसे शरीर वाली विशाल आत्माओं के पास वापस उड़ गया और उनसे बातचीत करने लगा, या शायद उन्हें मनाने लगा। रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट्स पर सियान लाइट काफ़ी देर तक टिमटिमाती रही, जैसे वे कोई सीरियस बातचीत कर रहे हों। आखिर में आगे चल रहे जायंट ने धीरे से सिर हिलाया। नाइट आउल खुशी से वापस उड़ गया, एनी के कंधे पर बैठा और कुछ बार उससे प्यार से बोला। सुनने के बाद एनी की आंखें चमक उठीं। उसने पीले बालों वाले शेर को जानवरों को काबू करने वाले बैग में रखा और आकाश गुप्ता और दूसरों की तरफ मुड़ी। बहुत बढ़िया, वे हमें राइड देने के लिए मान गए। उस दानव ने उन्हें धीरे से अपनी पत्थर की हथेली से उठाया, जैसे कुछ चींटियों को उठाता है, और उन्हें अपने कंधे पर रख लिया, जो एक चौक जितना चौड़ा था। एक दिन में नाइट आउल रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट के चारों ओर उड़ता था। वह थोड़ी देर के लिए उड़ता, फिर वापस आता, एनी के कंधे पर बैठकर कुछ बार कूक करता, फिर वापस उड़ता और वापस आता, आगे पीछे। ये रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसा था। रॉक बॉडी वाली जायंट स्पिरिट कभी कभी धीमी आवाज़ में गुनगुनाती थीं। वे नेचुरली झूठ नहीं बोल सकती थीं। नाइट आउल जो भी पूछता वे जवाब देती, 3 पत्थरों की तरह ईमानदार जो झूठ नहीं बोल सकते थे। नाइट आउल का ट्रांसलेशन सुनने के बाद एनी ने इसे ग्रुप को बताया। रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट्स ने कहा कि उन्हें डेमन रेस से 10,000 लोग ग्रेट स्पिरिट स्टोन मिले थे ताकि वे पत्थर के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकें और उनके लिए शहर की दीवारें बना सकें। उनके द्वारा तराशे जाने और रून से मजबूत किए जाने के बाद वे पत्थर के मटेरियल बाहरी स्पिरिचुअल पावर के हमलों का सामना कर सकते हैं। टीचर की जिनियन ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उनकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। आजकल डेमन रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे एम्पायर के पास बेशर्मी से किला बनाने की हिम्मत करना, यह उकसाने वाली बात है, और धमकी भी। अभी तो आधा दिन बाकी है, चलो पहले जाकर सिचुएशन चेक करते हैं। नाइट आउल ने डिप्लोमेसी का ये राउंड खत्म किया और आकाश गुप्ता के कंधे पर वापस उड़ गया। वह खुद से बहुत खुश लग रहा था। उसका हाव भाव ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, देखा, मेरे बिना ये टीम बहुत पहले ही बिखर गई होती। आकाश गुप्ता ने उत्सुकता से पूछा, अगर डिस्ट्रिक्ट D7985 ने रॉक बॉडी जायंट स्पिरिट्स को भी काम पर रखा है, तो क्या वे भी हमारी सुरक्षा वाली दीवारें बनाने में मदद कर सकते हैं? नाइट आउल ने सिर हिलाया। एनी ने भी यह सुना और अपनी जांघ पर थपकी मारी। उसका मोटा मांसल पैर कांप रहा था। यह एक अच्छा आइडिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 7985 सच में बहुत बड़ा है। अगर हम पूरी चीज़ को कवर करते तो शायद कीमत सस्ती नहीं होती।
हम बाद में डिस्ट्रिक्ट हेड को इसकी रिपोर्ट करेंगे। वह मुस्कुराई और अपने बेफिक्र बेरहम स्वभाव में लौट आए। वे अभी भी किले से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे। उन चारों की हिम्मत नहीं हुई कि वे रॉक बॉडी वाली जायंट स्पिरिट पर आगे बढ़ें। टारगेट बहुत बड़ा और बहुत साफ दिख रहा था। वे 3 हिलते हुए पहाड़ जहां भी जाते थे वहां बजते हुए घंटियों और ड्रमों जैसे लगते थे। एनी ने उस विशालकाय की चट्टानी त्वचा को थपथपाया और उन्हें रुकने का इशारा किया। वे चारों उस विशालकाय की बांह से नीचे फिसले और गोबी रेगिस्तान की बजरी वाली जमीन पर उतरे। नाइट आउल आकाश गुप्ता के कंधे से उड़कर आया, उस विशालकाय के 3 चक्कर लगाए और फिर कुछ बार कुक किया जैसे अलविदा कह रहा हो। एनी जमीन पर खड़ी हो गई और उसने उन दिग्गजों की तरफ हाथ हिलाया। उसकी छाती उसके हाथों की हरकत के साथ हिल रही थी। वह जोर से चिल्लाई, डेमन रेस को मत बताना कि हम यहाँ थे, ठीक है? जायंट्स ने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके शरीर पर सियान लाइट 2 बार चमकी। ये साफ नहीं था कि वे समझे या नहीं। फिर वे मुड़ने और भारी कदमों से आगे बढ़ते रहे। बूम बूम। टीचर लाई युनशु नीचे झुकी, अपना टर्मिनल खोला, अपने स्टोरेज बैग से एक मैप निकाला और उसे एक पत्थर पर फैला दिया। उसने मैप पर अपनी उंगली से टैप किया। 3 टीमें पहले ही आ चुकी हैं और कोऑर्डिनेट्स के पास छिपी हुई हैं। बाकी टीमें अभी भी रास्ते में हैं। अंदाजा है कि सभी को आने में कम से कम 2 दिन और लगेंगे। चलो पहले आराम करने की जगह ढूंढते हैं। एनी ने पास ही इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक छोटी सी नदी है, चलो पहले वहाँ नहा लेते हैं। आकाश गुप्ता एक पल के लिए हैरान रह गया और बेचैनी से बोला, नहीं, ये बहुत साफ दिख रहा है। ये डायमंड रेस के इलाके का बाहरी घेरा है। अगर हमें पकड़ लिया गया तो। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, एनी ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, जिससे अंदर का टाइट अंडरगारमेंट दिखने लगा। वॉलीबॉल के साइज के 2 टीले पतले कपड़े से ढके हुए थे, जो गर्दन से बाहर निकलने से पहले 2 बार हिले। उसने ऊपर देखा, आकाश गुप्ता का हैरान चेहरा देखा और सीधे सीधे कहा, तुम्हें किस बात का डर है? अगर हमें पकड़ लिया गया तो क्या हम भाग नहीं सकते? मेरे पीले बालों वाले शेर को कौन पकड़ सकता है? इससे पहले कि आकाश गुप्ता नजरें हटा पाती, एनी की बर्फ जैसी सफ़ेद स्किन गोबी रेगिस्तान की सूखी हवा के सामने आ गई। उसने आकाश गुप्ता की नज़र की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, भूमि और छोटी सी नदी की ओर चल पड़ी। आकाश गुप्ता ने मुश्किल से निगला और दूसरी तरफ देखने की कोशिश की। धारा बड़ी नहीं थी, नीचे तक साफ थी। नीचे के कंकड़ चिकने और गोल थे। टीचर लाई युनशु और टीचर की जिनियन ने एक दूसरे को देखा, कोई ऐतराज नहीं किया और एनी के पीछे पीछे चले गए। इससे पहले कि आकाश गुप्ता उन्हें रोक पाते, टीचर की जिनियन ने एक अलग लाइन बना ली। बाहर से कोई भी उन चारों को बिल्कुल नहीं देख सकता था, न ही अंदर की आवाज़ें सुन सकता था। टीचर लाई युनशु ज़्यादा सीधी थीं। उन्होंने अपने अंडरगारमेंट्स और कीमती आर्मर उतारे, उन्हें एक चट्टान पर फेंका और सीधे नदी में कूद गईं। एक छप की आवाज़ के साथ पानी हर जगह फैल गया और उसने आराम की सांस ली। जल्दी से नीचे आओ और बड़ी बहन की पीठ साफ करो। एनी कमर तक पानी में खड़ी हो गई, मुनी और आकाश गुप्ता की तरफ हाथ हिलाया। नदी का पानी साफ था और तीनों महिलाओं की परछाई साफ दिख रही थी। आकाश गुप्ता को बिना हिले डुले किनारे पर खड़ा देखकर एनी ने बेसब्री से भौहें चढ़ाईं, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी 5 उंगलियां भींचकर खींची। उसकी हथेली से एक अनदेखी सक्शन फोर्स निकली, जिससे आकाश गुप्ता लड़खड़ा गया और खींच गया। एक प्लॉप की आवाज़ के साथ वह नदी में गिर गया, जिससे टीचर लाई युनशु के चेहरे पर पानी के छींटे पड़ गए। आकाश गुप्ता पानी से ऊपर चढ़ा और जैसे ही वह विरोध करने वाला था, एनी पहले ही उसके सामने तैरकर आ गई और उसे गले लगा लिया। मैंने सुना है कि आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल को रिफाइन करना जानते हैं। एनी की आवाज़ बहुत धीमी थी। ये सच है या झूठ? चैप्टर 68। पानी में खेलती हुई मैंडरिन बत्तखें। आकाश गुप्ता एकदम अकड़ गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और टीचर लाई युनशु और टीचर क्यू जिनियन को घूरने लगा। दोनों स्ट्रीम के बीच में खेल रहे थे। टीचर लाई युनशु के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या तुम्हारे पास क्रिस्टल कोर की कमी नहीं है? एनी के पास काफ़ी टियर 3 वाले हैं। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। आकाश गुप्ता को लगा कि उसे बेच दिया गया है। उसने अपना मुंह खोला, इनकार करना चाहता था, लेकिन एनी की मुस्कुराती आंखों को देखकर वह जानता था कि इनकार करना बेकार है। टीचर लाई युनशु और टीचर की जिनियन बिना किसी वजह के किसी बाहरी व्यक्ति को अपना बैकग्राउंड नहीं बताते थे। क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि यह एनी भरोसेमंद थी, या यूं कहें कि उसके लिए रिश्वत देने के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल का इस्तेमाल करने लायक थी। उसने गहरी सांस ली और अपने होठों पर आए इनकार को निगल लिया। मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप सामान दे दीजिए और इनाम अलग से है। एनी की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह हंस पड़ी। उसका शरीर भी कांप रहा था। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। उसकी आवाज़ में साफ उत्साह था, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। ये कहकर उसने आकाश गुप्ता के होठों पर किस किया। उसके हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एनी कभी भी कोई काम करते समय गोलमोल बातें नहीं करती। हर मिशन से पहले वह जो करना चाहती थी उसे पूरा कर लेती थी।
क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस बार वे जिंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं। उसने अपने लिए कोई अफसोस नहीं छोड़ा और न ही दूसरों को मना करने का मौका दिया। टीचर की जिनियन और टीचर लाई युनशु हैरान रह गए। क्या आप हमारे साथ हवा जैसा बर्ताव कर रहे हैं? अभी भी अकेले खाना चाहते हो? टीचर लाई युनशु ने सबसे पहले भौहें चढ़ाते हुए कहा। टीचर क्यू जिनियन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पहले ही आकाश गुप्ता की ओर तैर चुकी थी। आकाश गुप्ता अब भी उन्हें दूर धकेलना चाहता था, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। उसका शरीर असल में अपने आप खुशी का धर्मग्रंथ फैलाने लगा। चांदनी में नदी चांदी जैसी रोशनी से चमक रही थी, पानी में लहरें उठ रही थीं और गोबी रेगिस्तान की रात की हवा ग्रुप को एक साथ ले आए। पानी में खेलती हुई मंदारिन बत्तखें। कृपया निम्नलिखित दृश्यों की स्वयं कल्पना कीजिए। 3 घंटे बीत गए। बुरा नहीं, एनी बहुत खुश थी। किनारे पर खड़ी होकर बोली, मैं तुम्हें 99 पॉइंट्स दूंगी, 1 पॉइंट रख लूंगी ताकि तुम घमंडी न बनो। टीचर लाई युनशु तैरकर एक चट्टान के पास गईं। हम सच में बुरा नहीं है, जवान होना अच्छा है। उनकी आवाज़ भारी थी। टीचर क्यू जिनियन अभी भी पानी में आकाश गुप्ता को शर्माते हुए गले लगा रही थी। आकाश गुप्ता को भी बहुत फायदा हुआ। 6 फ्लेवर वाले सम्राट की पीली गोली की दवा की शक्ति ज्यादातर खत्म हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी गर्म था और उसकी साधना सीधे ची रिफाइनमेंट स्टेज के 10वें लेवल तक पहुंच गई थी। चारों के नहाने के बाद उन्हें छिपने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी मिली। डिंग, एनी की कलाई पर लगा कम्युनिकेटर जल उठा। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे देखा। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ये घबराहट नहीं थी, बल्कि इस पल का इंतजार करने का एक्साइटमेंट था। ये जिला प्रमुख से समाचार है। जिला प्रमुख ये किरो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन वह उत्सुकता छिपा नहीं पा रही थी। डिस्ट्रिक्ट हेड ये का कहना है कि मॉन्स्टर किले में अभी दर्जनों रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट बन रहे हैं और डिफेंसिव दीवार अभी पूरी नहीं हुई है। शहर में किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बड़े मॉन्स्टर का कोई औरा नहीं दिख रहा है। आधे घंटे में 18 स्क्वाड एक साथ हमला करेंगे। टीचर लाई युनशु गोबी रेगिस्तान में एक चट्टान पर खड़ी थी। उनकी नज़रें ठंडी और सख्त थीं और उनकी आवाज़ में बहुत समय से दबा हुआ गुस्सा था। पिछली बार आई भयानक लहरों से डिस्ट्रिक्ट डी के कई शहरों को नुकसान हुआ था। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से घर तबाह हो गए। अब वे हमारी नाक के नीचे किला बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। इस बार हमें उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। टीचर की जिनियन ने अपने हाथ में उड़ती हुई तलवार पोंछी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के बड़े मॉन्स्टर के बिना यह मिशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर कोई है भी तो डिस्ट्रिक्ट हेड ये उसे रोक सकते हैं। हमें बस किले को खत्म करने पर ध्यान देना है। काम के लिए तैयार हो जाओ। आधे घंटे बाद 4 इनविजिबिलिटी पिल्स निगल ली गईं और चारों आकृतियां हवा से बिखरे रेत के कणों की तरह गोबी रेगिस्तान की सुबह की रोशनी में गायब हो गईं। वे जमीन से सटकर चुपचाप उस राक्षसी किले की ओर बढ़ रहे थे। किले की आउटलाइन और पास आती गई। यह एक अधूरी काली शहर की दीवार थी जो बड़े बड़े पत्थरों से बनी थी और बीच बीच में सियान रंग के निशान लगे थे जो हल्की चमक रहे थे। दर्जनों रॉक बॉडी वाले बड़े स्पिरिट दीवार पर और उसके आसपास बैठे थे, पत्थर का सामान ले जा रहे थे, रूम्स बना रहे थे और दीवारों पर ढेर लगा रहे थे। उनकी चाल धीमी और भारी थी, जैसे दर्जनों बिना थके बड़े मशीन हों। वे अग्रेसिव नहीं थे और डिफेंस में हिस्सा नहीं लिया, बस अपने कंस्ट्रक्शन के काम पर फोकस कर रहे थे। 18 स्क्वाड के कमांडर साफ तौर पर इस बात पर सहमत हो गए थे। रॉक बॉडी वाले जायंट स्पिरिट्स को उकसाना नहीं है और अपने साथ गैर जरूरी दुश्मन नहीं जोड़ने हैं। कोई भी उन रॉक जायंट्स को हिला नहीं सकता था और कोई भी पहले से ही अस्त व्यस्त युद्ध के मैदान में आग में घी नहीं डालना चाहता था। दूर से किले की दूसरी दिशाओं से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थीं। धमाके, चीखें और हथियारों के टकराने की तेज आवाज़ें एक साथ मिल गई थीं। किले का दरवाज़ा खुला और अनगिनत राक्षस बाहर निकल आए। भेड़िया राक्षस, भालू राक्षस, सांप राक्षस, बैल राक्षस, घने और भरे हुए काले ज्वार की तरह, जिनमें 2 या 300 आधे बदले हुए छोटे राक्षस मिले हुए थे। लेकिन मानवीय पक्ष सभी कुलीन थे। हर कोई अपने अपने दलों से सावधानीपूर्वक चुना गया एक गुरु था जो चुपचाप सहयोग कर रहा था, अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा था और पीछे हट रहा था, और सबसे निम्न साधना क्यूई शोधन चरण की महान पूर्णता पर थी। आकाश गुप्ता को छोड़कर पहले एक ठंडी चमक आए, उसके बाद ड्रैगन की तरह भाले का वार हुआ। एनी गायब होकर प्रकट हुई, पीले बालों वाले शेर पर सवार होकर। उसका लंबा भाला ड्रैगन जैसा था, जिसने एक ही वार में एक भेड़िया राक्षस की खोपड़ी को छेद दिया, साफ और असरदार। टीचर लाई युनशु ने पूरी तरह से अपने मजबूत शरीर पर भरोसा किया और जानवरों के झुंड पर हमला किया। टीचर की जिनियन की उड़ने वाली तलवार ने हर डाइव के साथ एक जान ले ली। आकाश गुप्ता ने अपनी अजीब आग का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे अस्त व्यस्त युद्ध के मैदान में अजीब आग बहुत साफ दिख रही थी और आसानी से निशाना बन सकती थी। उन्होंने ताबीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया। थंडर स्काई ताबीज़ और आग के धमाके वाले ताबीज़ ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों के लिए रखे गए थे।
उसने सिर्फ स्नैक बोन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, हर किल पर एक स्वॉर्ड, खास तौर पर घायल, अकेले और बेबस मॉन्स्टर्स को निशाना बनाकर। उसने एनर्जी बर्बाद नहीं की, एग्रो को अट्रैक्ट नहीं किया, एक साइलेंट एफिशिएंट हार्वेस्टर की तरह। चारों ओर आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं और मार काट की आवाज़ें बहरा कर देने वाली थीं। दर्जनों टुकड़ियां राक्षस सेना से लड़ाई में उलझी हुई थीं, खून और रेत कीचड़ में मिल गए थे। युद्ध के मैदान के किनारे पर उसे एक जानी पहचानी शख्सियत दिखी। वह छोटा हिरण दानव। उसका सिर्फ एक सींग बचा था, दूसरा जड़ से टूटा हुआ था और टूटे हुए सिरे पर अभी भी खून लगा हुआ था। आकाश गुप्ता ने उसे देखा और अचानक कुछ समझ गया। आखिरकार वह उससे मिल गया था, जो उसका अपना विरोधी था। शायद ये सोच का मिलन था, या शायद यह एक काबिल विरोधी का एक टैलेंटेड विरोधी से मिलना था। एक जवान इंसान, एक आधा अपाहिज छोटा हिरण दानव, हर आगे बढ़ने और पीछे हटने, हर हमले और बचाव में बड़ी चुपचाप सहमति से साथ देता था और बिना किसी पहले से सहमति के चुपचाप मुख्य लड़ाई के मैदान से दूर चला जाता था। कम से कम दूसरों को तो ऐसा लग रहा था कि वे जोरदार लड़ाई कर रहे थे, एक ऐसी लड़ाई में फंसे हुए थे जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अध्याय 69। 3 पूंछ वाली लोमड़ी 18 स्क्वाड की मिलीजुली सेना ने भयानक जानवरों की लहर को खत्म कर दिया। कटे हुए हाथ पैर और टूटी हड्डियां गोबी रेगिस्तान में बिखरी हुई थीं और शैतानी जानवरों के खून से रेत पर गहरे लाल धब्बे बन गए थे। हालांकि इंसानों को चोटें आई थीं, लेकिन हौसला ऊंचा था। जैसे ही सब लोग आम हमले की आखिरी लहर शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। काले बादलों में एक दरार खुल गई और बादलों से धीरे धीरे 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आकृति निकली। 3 बड़ी लोमड़ियों की पूंछ आसमान को ढकने वाले बादलों की तरह लटकी हुई थीं और हर पूंछ का सिरा डरावनी लाल शैतानी आग से जल रहा था। फुश! एक तेज चीख ने सबको हिला दिया, जिससे उनका खून खौल उठा और उनकी स्पिरिचुअल पावर गड़बड़ा गई। जमीन पर मौजूद शैतानी जानवर कांपते हुए गिर पड़े और चट्टान जैसी बॉडी वाली जायंट स्पिरिट ने भी अपना काम बंद कर दिया। प्रेत बादलों से नीचे उतरा और किले के गेट के सामने चला गया। उसने अपना अगला पंजा उठाया और जैसे ही उसने जमीन को छुआ, वो सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत में बदल गई। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि वह असली नहीं लगती थी। उसकी स्किन जमी हुई चर्बी जितनी गोरी थी, उसके चेहरे के नैन नक्श इतने नाजुक थे कि वे लगभग डरावने लग रहे थे और उसकी आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसके पीछे 3 पूंछें धीरे धीरे हिल रही थीं, हर एक से दबाव का घुटन भरा एहसास निकल रहा था। ये खेती के इलाकों का भारी बोझ था, ऊंचे लेवल की जिंदगी का सामना करते हुए नीचे लेवल की जिंदगी का स्वाभाविक डर। 18 स्क्वाड के लोगों के दिल ठंडे पड़ गए। इंटेलिजेंस गलत थी और यह एक जानलेवा गलती थी। ग्रेट डेमन के बिना ये किला कैसे हो सकता है? ये साफ तौर पर एक ग्रेट डेमन किंग का टेम्पररी महल था और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिड स्टेज या बाद में था। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट हेड कहाँ हैं? एनी का बंदूक पकड़े हुए हाथ कांप रहा था। यह एक स्वाभाविक सिहरन थी। इंसान की जगह के ऊपर से हरी रोशनी की एक लकीर हवा में फैल गई। डिस्ट्रिक्ट D7985 की डिस्ट्रिक्ट हेड ये किरो आसमान से उतरी। एक औरत जो लगभग 30 साल की लग रही थी, उसके चेहरे पर ठंडक थी और उसकी भौहों के बीच ऐसी इज्जत थी जैसे कोई लंबे समय से किसी ऊंचे पद पर हो। उसने हरे रंग का बैटल आर्मर पहना हुआ था, जिस पर बारीक रून्स बने थे और जिनसे अभी हल्की आध्यात्मिक रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी लंबी कृपाण थी। तलवार पर कोई चमकीली सजावट नहीं थी, लेकिन काटने का इरादा चेहरे की ओर बढ़ रहा था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के शुरुआती दौर में होने के कारण वह डिस्ट्रिक्ट डी के इंसानों के बीच पहले से ही एक खास इंसान थी, लेकिन इस 3 पूंछ वाली लोमड़ी का सामना करते हुए ये किरो गंभीर हुए बिना नहीं रह सकी। सब पीछे हट जाओ, यह आदेश है। ये किरो की आवाज़ पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। उसने किसी के जवाब का इंतजार नहीं किया। ब्लेड सीधे 3 पूंछ वाली लोमड़ी की तरफ इशारा किया और ब्लेड से निकलने वाली रोशनी 100 मीटर लंबी हरी किरण में बदल गई, जो लोमड़ी दानव की ओर बढ़ रही थी। लोमड़ी दानव धीरे से हंसा और अपनी एक पूंछ हिलाए। डरावनी लाल दानव आग हरी ब्लेड लाइट से टकराए और एक गर्जना के साथ फट गई। ये किरो को दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया गया। उसने लोमड़ी दानव के साथ दर्जनों राउंड लड़ाई लड़ी। हालांकि थ्री टेल फॉक्स फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिड स्टेज पर थी और उसे बुरी तरह हरा रही थी, लेकिन वह ये किरो के खतरनाक फाइटिंग स्टाइल का सामना नहीं कर सकी, जो सिर्फ चोट के बदले चोट चाहती थी। ये किरो का बायां हाथ शैतानी आग से काला पड़ गया था और उसके दाहिने पैर पर 3 गहरे, हड्डी जैसे दिखने वाले खूनी निशान थे, लेकिन उसने दांत पीसकर जोर से अपनी तलवार थ्री टेल फॉक्स के दाहिने कंधे में घोंप दी। ये किरो के पास अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। साम्राज्य द्वारा जारी किया गया चौथा रैंक 9 हेवन सील ऑफ डेमन एक्सटर्मिनेशन। उसने अपनी कमर से एक स्टिमुलेंट निकाला, एक स्पिरिचुअल फ्लूइड इन्फ्यूजन, जो एम्पायर की तरफ से एक खास सप्लाई थी। उसने सिरिंज को अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद चिकनी जांघ में चुभाया। जैसे ही दवा वाला लिक्विड अंदर डाला गया, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसके माथे की नसें उभर आईं और उसका पूरा शरीर एक पल के लिए जोर से कांप उठा।
फिर उसका ऑरा बढ़ गया। राक्षस मरो। उसने राक्षसों के विनाश की 9 स्वर्ग की मुहर खोली और रोशनी बहुत चमक उठी। एरे मैप खुला और ड्रैगन जैसी हरी रोशनी की 9 किरणों ने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को 9 दिशाओं से घेर लिया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने मजाक उड़ाया और तीनों पूंछें निकल आईं, शैतानी आग आग के खंभों में बदलकर हरी रोशनी से टकरा गई। 9 हरे ड्रैगन ज्यादातर शैतानी आग से बेअसर हो गए, लेकिन एक ने फिर भी 3 पूंछ वाली लोमड़ी पर जोर से हमला किया। पूरा युद्ध का मैदान कांप रहा था, धरती फट रही थी और चट्टानें टूट रही थीं। नीचे हर कोई इतना हिल गया था कि उसे खून की उल्टी हो रही थी या अंदरूनी चोटें लग रही थीं। लोमड़ी राक्षस जानती थी कि आज वह जीत नहीं सकती, लेकिन वह इस तरह हार मानकर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी निगाह युद्ध के मैदान में घूमी, अंत में एक मानव युवक पर टिक गई जो युद्ध के मैदान के किनारे पर था। एक सींग वाले छोटे हिरण दानव का सामना कर रहा था। उस युवक पर वास्तव में एक विदेशी आग की आभा थी, एशर्ट फायर का उतार चढ़ाव। यह एक टॉप ग्रेड सप्लीमेंट था। अगर वह उसका मांस और खून और अनोखी आग सोख लेती तो वह न सिर्फ अपनी चोटों से ठीक हो सकती थी, बल्कि शायद अपनी खेती के दायरे को भी तोड़ सकती थी। इस बार तुम जीत गए। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने दांत पीस लिए, तीनों पूंछें बाहर निकल आईं और अंधा करने वाली शैतानी आग फूट पड़ी, जिससे एरे मैप एक पल के लिए पीछे हट गया। वह क्षण पर्याप्त था। वह सफ़ेद रोशनी की एक लकीर में बदल गई, सीधे आकाश गुप्ता की ओर बढ़ी। गति इतनी तेज थी कि ये किरो भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। सफ़ेद रोशनी युद्ध के मैदान में फैल गई, ठीक आकाश गुप्ता के पीछे। आकाश गुप्ता को बस एक तेज ठंडी हवा का हमला महसूस हुआ। इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता, एक पतला और बर्फीला हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कस गया था। 5 उंगलियां लोहे के चिमटे की तरह कस गईं, जिससे उसका पूरा शरीर ऊपर उठ गया। हिलना मत। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आवाज़ उसके कान में गूंजी। एक बार हिला और तुम मर जाओगे। एशर्ट फायर अपने आप आकाश गुप्ता के शरीर की सतह से निकली, जिससे फॉक्स डैमन की हथेली जल गई। लेकिन जब उन ऐश गोल्ड लपटों ने फॉक्स डैमन की स्किन को छुआ तो उन्होंने सिर्फ फुफकारने जैसी आवाज़ की और डैमन पावर शील्ड की उस लेयर को जला नहीं पाई। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का डिफेंस ऐसा कुछ नहीं था जिसे क्यूई रिफाइनमेंट स्टेज तोड़ सके। डिस्ट्रिक्ट हेड, मेरी टीम के मेंबर को किडनैप कर लिया गया है। एनी की चीख बैटलफील्ड में गूंज उठी और एनी, टीचर लाई युनशु और टीचर क्यू जिनियन उसका पीछा करने निकल पड़े। लेकिन सफ़ेद रोशनी की वह लकीर एक पल में क्षितिज में गायब हो गई और राक्षसी जानवरों के इलाके की ओर उड़ गई। ये किरो का एरे मैप अभी भी चल रहा था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। वह चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उसने उस सफ़ेद रोशनी को देखा जो क्षितिज में गायब हो गई थी। उसकी आवाज़ अचानक ऊंची हो गई और उसे डिस्ट्रिक्ट हेड की इज्जत वापस मिल गई। राक्षस जाति के खिलाफ लड़ते समय कोई कैजुअल्टी कैसे नहीं हो सकती। अपनी जान कुर्बान करना हर योद्धा की शान है। बाद में मैं उसके लिए डेथ सब्सिडी के लिए अप्लाई करूंगा और उसकी बहादुरी भरी लड़ाई की तारीफ करूंगा। कुछ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, दूसरों ने अपना सिर नीचे कर लिया। जमीन पर मौजूद राक्षसी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। उनका मालिक, 3 पूंछ वाला लोमड़ी राजा, पहले ही घायल होकर भाग चुका था। जब लीडर भाग गया था तो कौन पीछे रहकर मरने को तैयार होगा। किराए के भेड़िया राक्षस, भालू राक्षस, सांप राक्षस और वे छोटे राक्षस जो पूरी तरह से बदल नहीं पाए थे, किले के बाहर जंगल की ओर बेतहाशा भागने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। इस अफरा-तफरी के दौरान 18 दस्तों ने कुछ लोगों को मार डाला, जबकि कई और लोग अपने साथियों की लाशों को रौंदते हुए गोबी रेगिस्तान की धूल और धुएं में गायब हो गए। रॉक बॉडी जायंट स्पिरिट पर हरे रंग के निशान जल बुझ रहे थे, मानो जो कुछ भी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहे हों। पार्टी ए भाग गई। फॉक्स डैमन कबीले का ओवरसियर कहीं नहीं दिख रहा था और किले की दीवार आधी ही बनी थी। रॉक बॉडी वाली जायंट स्पिरिट को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसे संभालना मुश्किल है, तो इसे मत संभालो। उन्होंने एक साथ अपने हाथों में लिए पत्थरों को एक एक करके नीचे रखा, जो जोर से जमीन पर गिरे और धूल का गुबार उड़ा। फिर दर्जनों चट्टान जैसे शरीर वाले विशाल आत्माएं एक साथ, खामोश पहाड़ियों की लाइनों की तरह, टूटे फूटे किले के पास बिना हिले डुले बैठ गईं। न पीछे हटे, न हमला किया, वे बस चुपचाप बैठे रहे, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहे हों या शायद बस ध्यान भटका रहे हों। क्योंकि महान दानव राजा को हरा दिया गया था और राक्षसी जानवरों की सेना बिखर गई थी, इसलिए ये किरो और 18 दस्तों का मिशन पूरा माना गया। ये किरो ने नक्शा हटा दिया और आदेश देने के लिए मोड़ा, हताहतों की गिनती करो और पीछे हटने की तैयारी करो। टीचर लाई युनशु हिली नहीं। वह युद्ध के मैदान के किनारे खड़ी थी, उस दिशा में देख रही थी जहां सफ़ेद रोशनी गायब हो गई थी। हवा उनके लंबे बालों को उड़ा रही थी। काश हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच पाते, कम से कम हम इतने लाचार महसूस नहीं करते। टीचर की जिनियन बहुत उदास थी और अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रही थीं। एनी ने अपनी छाती से एक रोव बीटल निकाला, वह सिर्फ एक नाखून के साइज का था।
वह नीचे झुकी और बीटल को एक पत्थर के पीछे रख दिया। अगर वह अभी भी जिंदा है, एनी की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वह खुद से बात कर रही हो, ये बीटल मुझे बता देगा। उन तीनों ने और कुछ नहीं कहा। वे स्क्वाड के पीछे चले गए और इंसानी जगह की तरफ पीछे हटने लगे। यहाँ रुकना बहुत खतरनाक था। गोबी रेगिस्तान की हवा और रेत ने जल्द ही सब कुछ डुबो दिया। अध्याय 70 अपहरण। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की स्पीड हैरान करने वाली थी, पूरी रफ्तार से दौड़ रहे आकाश गुप्ता से 10 गुना ज्यादा तेज। हवा उसके कानों के पास सीटी बजा रही थी और जमीन पर दृश्य धुंधली रेखाओं में फैल गया था। गोबी रेगिस्तान, पहाड़ियाँ, सूखी नदियाँ, सब कुछ पीछे छूट गया था। आधे दिन से ज्यादा समय के बाद गोबी रेगिस्तान धीरे धीरे घने जंगल में बदल गया। पेड़ घने होते गए और पत्ते घने होते गए। धूप छतरी के बीच से अंदर आ रही थी, जिससे जमीन पर धब्बेदार परछाइयां पड़ रही थीं। ये पहले से ही राक्षस जानवरों के इलाके का किनारा था, एक ऐसी जगह जहां आम इंसान कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। 3 पूंछ वाली लोमड़ी उसे एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के खोखले में ले गई। पेड़ के खोखले का अंदर का हिस्सा अचानक बहुत बड़ा था, एक नेचुरल कमरे जैसा, और हवा में फलों की हल्की खुशबू थी, जिसमें राक्षस जानवरों की जंगली आभा मिली हुई थी। ये 3 पूंछ वाली लोमड़ी की मांद में से एक थी। उसने आकाश गुप्ता को जमीन पर फेंक दिया, गुफा की दूसरी दीवार से टिक गई और अपने खून बहते दाहिने कंधे को पकड़े हुए हौंफने लगी। उसकी आभा शुरू की तुलना में बहुत कमजोर थी। उसने आकाश गुप्ता पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने घावों को भरने के लिए अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। डेमन पावर उसके शरीर के चारों ओर बहने लगी, धीरे धीरे घाव के चारों ओर लिप गई और मांस इतनी तेजी से भरने लगा कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। आकाश गुप्ता को बर्फ जैसे सफ़ेद लोमड़ी के बालों से बांधा गया था। बाल पतले लग रहे थे, लेकिन वे स्टील के तार की तरह मजबूत थे, जो उसके पूरे शरीर पर लिपटे हुए थे, और दूसरा सिरा गुफा की दीवार पर पेड़ की जड़ों से जुड़ा हुआ था। उसने 2 बार कोशिश की, लेकिन बाल टस से मज नहीं हुए। ये देखकर कि 3 पूंछ वाली लोमड़ी उसे नज़रअंदाज कर रही है, उसने अपने शरीर को कैटरपिलर की तरह मोड़ा और धीरे धीरे गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ा। अगर तुम इस पेड़ को खोखला छोड़ोगे तो 3 मिनट से भी कम समय में दूसरे राक्षस तुम्हें खा जाएंगे। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आवाज़ उसके पीछे से आए। किसी दूसरे राक्षस के खाए जाने से अच्छा है कि तुम मुझे फायदा पहुंचाओ। आकाश गुप्ता का शरीर अकड़ गया और उसने हिलना बंद कर दिया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी अंबर रंग की पुतलियां लालच से भरी हुई उसे घूर रही थीं। तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तुम्हारे पास एशर्ट फायर है। अगर मैं तुम्हें खा जाऊंगी तो न सिर्फ मैं अपनी चोटों से ठीक हो जाऊंगी, बल्कि मैं बच भी सकती हूँ। आकाश गुप्ता को उसकी नज़र के नीचे अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आमने सामने लड़ना एक बंद गली थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे होशियार बनाना था। ये जगह डिस्ट्रिक्ट D7985 से हज़ारों मील दूर थी और वापस भागने में शायद बहुत लंबा समय लगता, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल मिल्क था और उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर के खत्म होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शर्त यह थी कि उसे पहले जिंदा निकलना था। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसने आकाश गुप्ता को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज़ में थोड़ी उत्सुकता थी। मैंने सुना है कि इंसानों की एग्जॉटिक आग बहुत ताकतवर होती है। जब आपके पास एशर्ट फायर है तो मुझे क्यों नहीं दिखाते? मैं 300 साल से जी रही हूं और मैंने कभी अपनी आंखों से इसे नहीं देखा। आकाश गुप्ता का दिल धड़का और उसने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन क्या तुम मुझे पहले जाने दोगे? जब मैं तुमसे बंधा हुआ हूं तो मैं कोई ताकत नहीं लगा सकता। 3 पूंछ वाली लोमड़ी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर लोमड़ी के बाल आकाश गुप्ता की कलाई से किसी जिंदा चीज की तरह ढीले होकर उसके पीछे चले गए। आकाश गुप्ता जमीन से उठकर बैठ गया और अपने सुन्न कंधों को फैला लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, हथेली ऊपर की ओर थी। एशर्ट फायर उसकी हथेली से उछली। ऐश गोल्डन लपटों ने पूरे पेड़ के खोखले हिस्से को रोशन कर दिया, उसकी हथेली पर नाच रही थी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आंखें चमक उठी जैसे उसने कोई दुर्लभ खजाना देख लिया हो, और वह आगे झुकने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी आंखों में लालच बढ़ गया। अपने दूसरे हाथ से उन्होंने बहुत पहले ही अपने दिव्य चेतना स्थान में प्रेम नशे की गोली को बहुत बारीक पाउडर में पीस लिया था। दवा वाला पाउडर उसकी उंगलियों से चुपचाप रिस रहा था। जैसे ही उसने अनोखी आग जलाई, उससे गर्म हवा की एक लहर बाहर की ओर फैल गई। आग की गर्मी पाउडर को ले गई और चुपचाप पूरे पेड़ के खोखले हिस्से को भर दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की नज़र धीरे धीरे बदलने लगी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आवाज़ अचानक बहुत हल्की और नर्म हो गई, जैसे कि वह कोई अलग इंसान हो। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश गुप्ता। लिटिल आकाश गुप्ता। मेरा नाम यूमी है। उसके स्वर में कोमलता का भाव था। प्यार के नशे की गोली की दवाई की ताकत बढ़ती रही। आकाश गुप्ता को लेकर 3 पूंछ वाली लोमड़ी की सावधानी तेजी से खत्म हो गई और उसकी जगह लगभग स्वाभाविक भरोसा और भरोसे ने ले ली।
उसे ये भी एहसास नहीं था कि एक शिकार के लिए उसके मन में ऐसी भावनाएं क्यों हैं। उसे बस यह महसूस हुआ कि उसके सामने जो इंसान है वह बहुत प्यारा है और वह उसके बहुत करीब जाना चाहती थी। आकाश गुप्ता ने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को सांत्वना देने में लगभग 1 घंटा बिताया। उसने उसके घाव चेक करने में उसकी मदद की। हालांकि असल में वह कुछ नहीं कर सकता था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिड स्टेज पर लगी चोटें ऐसी नहीं थी जिन्हें क्यूई रिफाइनमेंट स्टेज पर कोई छू सकता था। कभी कभी वह उसके कान भी सहलाता या उसकी पूंछ खींचता। 3 पूंछ वाली लोमड़ी का उसके प्रति रवैया पूरी तरह से शिकार से बदलकर अपना ही एक हो गया। उसने खुद ही अपनी स्टोरेज की जगह खोली और उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जिन्हें उसने कई सालों से संभाल कर रखा था, और उन्हें आकाश गुप्ता के सामने ऐसे ढेर कर दिया जैसे कोई बिल्ली अपने मालिक को खजाना देती है। तुम्हें क्या पसंद है? जो चाहो ले लो। 3 पूंछ वाली लोमड़ी उसके कंधे पर झुक गई। उसकी आवाज़ रुई के गोले जैसी नर्म थी। उसकी पूंछ धीरे से उसकी कमर के चारों ओर एक रोएंदार स्कार्फ की तरह लिपटी हुई थी। आकाश गुप्ता ने कोई दिखावा नहीं किया, न ही वह लालची था। उसने नेचुरली कुछ चीज़ें चुन लीं। एक टियर 4 क्रिस्टल कोर जो पूरी तरह से गहरा लाल है, जिसके अंदर आध्यात्मिक प्रकाश एक गैलेक्सी की तरह बह रहा है। डेमन कल्टीवेशन टेक्निक का एक स्क्रॉल, हेवनली फॉक्स शेप ब्रेकिंग रिकॉर्ड। उसने जल्दी से कंटेंट की कुछ लाइनें स्कैन की और पाया कि इस टेक्निक से न सिर्फ कोई अलग अलग चीज़ों और डेमन बीस्ट में बदल सकता है, बल्कि इसमें अपनी आभा छिपाने और खुद को बदलने के शानदार तरीके भी शामिल हैं। इस टेक्निक को सीखना बहुत आसान था। आखिर डेमन बीस्ट्स में आमतौर पर ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। एक मैप जिसमें डेमन रेस के डेमन किंग्स की जगहों को दिखाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डी के बाहरी इलाकों और ऐश माउंटेन्स के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा छिपे हुए किले हैं, जिसमें डेमन रेस की सप्लाई लाइनें, ठिकाने और कई ऐसी जगहें भी शामिल हैं जिन पर डेमन किंग्स के महल होने का शक है। आकाश गुप्ता ने और नहीं लिया। उसे डर था कि ज़्यादा लेने से 3 टेल्ड फॉक्स की नेचुरल कॉन्शियसनेस चालू हो जाएगी और वह तुरंत दुश्मनी कर लेगा। वह खड़ा हुआ और उन कुछ चीज़ों को दूर रख दिया। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, उसने कहा। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। छोड़ो, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। उसने अपना हाथ हिलाया और बर्फ जैसे सफ़ेद लोमड़ी के बाल ज़मीन से उड़कर आकाश गुप्ता की कलाई पर आ गिरे और एक सफ़ेद ब्रेसलेट में बदल गए। आकाश गुप्ता ने अपनी कलाई पर सफ़ेद ब्रेसलेट को देखा और उसका दिल बैठ गया। यह एक ट्रैकिंग जादुई कलाकृति थी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने कहा, पहले तुम्हें स्वर्गीय लोमड़ी का रूप तोड़ने का रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भविष्य में जब तुम लोमड़ी के रूप में बदलोगी तो तुम सिर्फ राक्षस लोमड़ी के इलाके में ही घूम सकती हो। अगर तुम दूसरी जगहों पर जाकर परेशानी खड़ी करोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। आकाश गुप्ता ने ब्रेसलेट को छुआ और कुछ नहीं बोला। उसने गुफा के बाहर आसमान की तरफ देखा। शाम होने वाली थी। मैं समझता हूँ। 3 पूंछ वाली लोमड़ी यूमी इस जवाब से खुश लग रही थी। उसने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, पत्थर की दीवार से टिक गई और ठीक होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आकाश गुप्ता ने भागने की जल्दी नहीं की, और वह वैसे भी भाग नहीं सकता था। अपनी कलाई पर ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनकर उसे उसके सिग्नल को ब्लॉक करने का कोई तरीका ढूंढना था, या ब्रेसलेट हटाने से पहले 3 टेल्ड फॉक्स का भरोसा जीतना था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।